रिकॉर्डिंग कर दिया मैंने इसका। कल वाला रिवाइज करवा देना। हाँ साहिल करवाता हूँ, डोंट वरी, दिक्कत नहीं आएगी। बेटा अभी सुनो, मैं आज है ना ये टॉपिक एग्जैक्टली समझा के पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट कर देता हूँ। ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले मुझे बताओ, रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? जिससे पैसा लिया उसको वापस देना, उसे क्या कहते हैं? रिडम्पशन कहते हैं। तो उसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या होगी? रिडम्पशन इज नथिंग बट प्रोसेस ऑफ रीपेइंग एन ऑब्लिगेशन एट प्री डिटरमाइंड टाइम, एट प्री डिटरमाइंड टाइम एंड ऑफ अ सर्टेन अमाउंट। मतलब जिस टाइम पे प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करते हैं उस पॉइंट पे टाइम भी डिसाइड होता है और अमाउंट भी डिसाइडेड होता है कि कौन से टाइम पे रिडम्पशन करना है और कितने अमाउंट का रिडम्पशन करना है। तो इसे ही क्या कहते हैं? रिडम्पशन कहते हैं। जैसे डिबेंचर में भी रिडम्पशन होता है, लेकिन आपको रिडम्पशन और डिबेंचर एप्लीकेबल नहीं था आपके फाउंडेशन में, तो आपके आप में सिर्फ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है। लेकिन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर यू गोइंग टू लर्न इन सीएस एग्जीक्यूटिव, आप सीएस एग्जीक्यूटिव में पढ़ोगे बेटा उसको। उसके बाद रिडम्पशन की बात की। कल हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया, अगर थोड़ा समझ में आया होगा ये डिस्कशन। तो ये डिस्कशन क्या था हमारा, कि मैंने कल आपको प्रॉफिट और कैश में डिफरेंस समझाया। ये एक्चुअली मैंने कहा ना, ये टॉपिक में अगर ऐसे देखा जाए ना, जिसको अकाउंट्स में कम इंटरेस्ट है उसके लिए बोरिंग है टॉपिक, लेकिन जेन्युइनली जिसको अकाउंट से ज्यादा इंटरेस्ट है ना उसके लिए टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने कल एक डिस्कशन किया था आपके साथ कि प्रॉफिट और कैश एक है कि अलग अलग है? दोनों अलग अलग हैं। प्रॉफिट लायबिलिटी में आता है, तो कैश कहाँ पे आता है? एसेट में आता है। दोनों अलग अलग हैं। प्रॉफिट लायबिलिटी है तो कैश क्या है? एसेट है। रिडम्पशन किससे होता है? प्रॉफिट से। बोलो किससे होता है रिडम्पशन? प्रॉफिट से। बोलो रिडम्पशन किससे होता है अंकिता? प्रॉफिट से। किससे होता है? प्रॉफिट से। अंकिता ने बोला ना, करेक्ट ना? रिडम्पशन किससे होता है? प्रॉफिट से होता है ना। अंकिता बोल रही है कैश से, फीजा बोल रही है कैश से। करेक्ट है, रिडम्पशन कभी भी प्रॉफिट से नहीं होता है। रिडम्पशन ऑलवेज किससे होता है? कैश से ही रिडम्पशन होता है बच्चों। किससे रिडम्पशन होता है? कैश से ही रिडम्पशन होता है। इसीलिए ध्यान देना कि रिडम्पशन ऑलवेज किससे होगा? कैश से होगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है बेटा कि रिडम्पशन कैश से होता है। नेक्स्ट, दूसरी बात मैं अगर आपसे कहूं बेटा, ध्यान से मेरी बातों को समझोगे। रिडम्पशन की एंट्री क्या आएगी? बताओ, आप शेयर्स इश्यू करते हो, शेयर्स इश्यू करने की एंट्री क्या आती है? प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू किया, मुझे नेट इफेक्ट बता दो। क्या एंट्री आती, बोलो ना फटाफट। प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करोगे तो एंट्री क्या आएगी? प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करेंगे तो एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। करेक्ट? बैंक लिखना है, ऐश्वर्या ऑलवेज बैंक होता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि कंपनी के ट्रांजेक्शन कभी कैश में नहीं होते दोस्त, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट। करेक्ट है। अब मुझे बताओ, इसी को रिडीम करेंगे, क्या करेंगे? इसको रिडीम करेंगे तो उसकी रिवर्स एंट्री बोल दो। क्या बोल दो? रिवर्स एंट्री। पैसा आया तो डेबिट किया, पैसा जाएगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। पैसा आया तो डेबिट किया और प्रेफरेंशियल कैपिटल क्रेडिट किया, तो पैसा जाएगा तो क्या करेंगे दोस्तों? प्रेफरेंशियल कैपिटल डेबिट करेंगे, कैंसिल कर देंगे ना दोस्तों। तो प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन उस, अब रिडम्पशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो रिडम्पशन की एंट्री जेनरिक पास नहीं कर सकते। रिडम्पशन की एंट्री हमें एग्जॉस्टिव पास करनी पड़ती है। इश्यू ऑफ शेयर्स का टॉपिक पढ़ते थे तो वहां पे इश्यू ऑफ शेयर्स की हम एग्जॉस्टिव एंट्री पास करते थे, डिटेल एंट्रीज पास करते थे। तो अब यहाँ पे इश्यू ऑफ शेयर्स की जेनरिक एंट्री मतलब आपने डिटेल एंट्री पास नहीं करके नेट इफेक्ट दे दी तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा उसमें। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा उसमें। आप मेरी बात समझ पाए क्या? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। समझने की कोशिश करो मेरी बात को, कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैंसिल होगा, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। अब ड्यू की एंट्री क्या होती है? आई डोंट थिंक सो कि आई शुड एक्सप्लेन समथिंग ऑन इट। फिर क्या होगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्या इसको पेमेंट कर देंगे क्या उसका? तो ये एंट्री होगी आपके रिडम्पशन की। अब मेरी बात को ध्यान से सुना, आज मैं आपको है ना रिडम्पशन पे लेके जाता हूँ कि एग्जैक्टली रिडम्पशन मतलब किस तरह से एंट्री पास करेंगे। एक पॉइंट बराबर दिमाग में फिट कर लेना कि रिडम्पशन ऑलवेज कैश से होता है। विदाउट कैश रिडम्पशन पॉसिबल नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। करेक्ट है, रिडम्पशन कैश से ही होगा और कैश होगा तो ही रिडम्पशन पॉसिबल है दोस्तों। सेकंड पॉइंट ये ध्यान रख लेना मेरे बच्चों कि जो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड है ना, ये तो शो पीस है। अब इतना तो समझ में आया होगा कि बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड से कुछ नहीं कर सकते। क्या हम कैपिटल से कुछ खरीदते हैं कि कैश से खरीदते हैं? कैश से खरीदते हैं। लेकिन इतना इतना तो नक्की है कि जितनी टोटल लाइबिलिटीज हैं उतनी टोटल एसेट्स होनी चाहिए।
जितनी टोटल लाइबिलिटीज है उतनी टोटल एसेट्स होनी चाहिए। अगर 1 लाख करोड़ की लाइबिलिटीज है, 1 लाख सीआर की लाइबिलिटीज हैं, तो 1 लाख सीआर एसेट्स में होना चाहिए, वो भी अच्छी एसेट्स में होना चाहिए, गुड एसेट्स में होना चाहिए। ये जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या? भी कौन सी एसेट्स में होना चाहिए? गुड एसेट्स में होना चाहिए। इज दैट क्लियर टू यू व्हाट आई मीन टू से? हाँ सर, बात समझ में आ रही है, आगे बताओ। उसके बाद मुझे बताओ, ये बात होगी हमारा, ये डिस्कशन हो गया। उसके बाद हमारा जो मेन पॉइंट था वो डिस्कशन का क्या पॉइंट था? ठीक है, ये हो गया डन। अभी है ना, स्टार्ट करते हैं। मैंने यार ये लिया तो होगा, तो ये दिख ही नहीं रहा है। हाँ, जब भी प्रेफरेंसेस रिडीम करेंगे तो सेक्शन 55 कम्स इनटू पिक्चर। कौन सा सेक्शन आता है बेटा? सेक्शन 55 आता है। सेक्शन 55 वो सेक्शन है जिस सेक्शन ने ये बताया है कि प्रेफरेंसेस को रिडीम कैसे किया जाए। प्रेफरेंसेस को रिडीम कैसे किया जाए, तो प्रेफरेंसेस को रिडीम करने के लिए हमारे पास सेक्शन 55 है। एंड सेक्शन 55 ये कहता है कि हाउ टू रिडीम प्रेफरेंसेस, हम प्रेफरेंसेस को रिडीम कैसे करें। तो उसके लिए उनसे कुछ मेथड्स देके रखी है। तो उसमें मेथड नंबर 1 ये कहता है कि रिडम्पशन फ्रॉम प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू, रिडम्पशन फ्रॉम प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू। तो हम रिडम्पशन करेंगे, रिडम्पशन के लिए फ्रेश इश्यू करेंगे। क्या करेंगे? रिडम्पशन के लिए फ्रेश इश्यू करेंगे और हम शेयर्स को क्या कर देंगे? रिडीम कर देंगे। क्या करेंगे? शेयर्स को रिडीम करेंगे। पहले मेरी बात ध्यान से सुनोगे, तुरंत कनेक्ट नहीं होगा, धीरे धीरे कनेक्ट होगा। पहले समझाऊंगा, थोड़ा मैकेनिकल लगेगा, लॉजिक कुछ भी नहीं समझ में आएगा, लेकिन एट द एंड मैं लॉजिक समझा दूंगा। प्रेफरेंसेस को रिडीम करने के लिए सेक्शन 55 ने मेथड्स दी हैं दोस्तों। अगर सेक्शन 55 ने मेथड्स दी हैं, इसका मतलब तो ये हुआ, चलो मैं है ना सभी लोगों को देख पाऊं ऐसा करना चाहिए। ओके, चलो। प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए सेक्शन 55 ने मेथड्स दिए। मेरे बच्चों, अगर सेक्शन 55 ने मेथड्स दिया तो उसका मतलब समझ में आया क्या? इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टैट्यूटरी मेथड्स होगी। सेक्शन जो भी बोलता है, ये तो लॉ ने कह दिया ना, लॉ ने कहा इसलिए तो सेक्शन में आया। अब जो लॉ कहता है वो तो स्टैट्यूटरी बन गया। उसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है तो जो सेक्शन 55 ने कहा है वही हमें फॉलो करना होगा। उसके अलावा हम कोई भी बातें फॉलो नहीं कर सकते हैं, हम हमारे हिसाब से कोई भी बातें फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो हमें वही फॉलो करना होगा जो सेक्शन 55 कहता है। कौन कहता है? सेक्शन 55 कहता है, इसी बात को फॉलो करना होगा। आई होप यू डू गेट माई पॉइंट वेरी क्लियर। तो मेथड नंबर 1 कहती है रिडम्पशन फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू। और प्रोसीड्स का मतलब होता है, प्रोसीड्स का मतलब होता है रिसीट्स। अगर आपको प्रेफरेंसेस को रिडीम करना है तो आप फ्रेश इश्यू लेके आ जाओ। मैं लॉजिक बाद में समझाता हूं, पहले मैकेनिकली समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। 12% 10,000 रिडीमेबल प्रेफरेंसेस ऑफ ₹100 ईच रिडीम करने हैं हमें। 10,000 रिडीमेबल प्रेफरेंसेस ऑफ ₹100 ईच रिडीम करने हैं। वो कितने परसेंट वाले हैं? वो 12% वाले हैं। कितने परसेंट वाले हैं? 12% वाले हैं। अब मुझे बताओगे 12%, ये जो प्रीफिक्स है ना, ये रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ डिविडेंड। क्या रिप्रेजेंट करता है? रेट ऑफ डिविडेंड। तो मुझे बताओगे एंट्री क्या पास करेंगे? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या कैपिटल क्या कैंसिल हो जाएगा क्या? और जनरली कैपिटल, यार अभी इतना तो समझ में आ गया ना कि जब भी प्रेफरेंसेस रिडीम करेंगे तो कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए? कैपिटल अकाउंट डेबिट होना चाहिए। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और रिडीमेबल वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि इन इंडिया एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 नो कंपनी कैन इश्यू ई रिडीमेबल प्रेफरेंसेस। इसीलिए प्रेफरेंसेस ऑलवेज क्या होते हैं? रिडीमेबल ही होते हैं। और वो कौन सी वैल्यू से डेबिट होगा? ये फेस वैल्यू से डेबिट होता है। कौन सी वैल्यू से डेबिट होता है? फेस वैल्यू से डेबिट होता है। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट। तो बताओ, क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गया क्या? नेक्स्ट एंट्री क्या आ गई? प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। ठीक है। अब इससे बताओ, इस ये दो एंट्री पास करने से बैलेंस शीट पे क्या इंपैक्ट आई? आप मुझे बता सकते हो क्या ये दो एंट्री पास करने से बैलेंस शीट पे क्या इंपैक्ट आई? मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा मेरे दोस्तों, ये दो एंट्री पास करने से आपकी बैलेंस शीट पे क्या इंपैक्ट आ गई? फटाफट। वो हमने दो एंट्री पास की ना, ये दो एंट्री पास कर दी। बताओ ये दो एंट्री पास करने से आपकी बैलेंस शीट पे क्या इंपैक्ट आई? थोड़ा डिस्कशन करके पढ़ें तो समझ में आएगा कि बच्चे मेरे मुझे समझ पा रहे हैं। ये दो एंट्री पास करने से आपकी बैलेंस शीट पे क्या इंपैक्ट आई दोस्तों? ये दो एंट्री पास करने से आपकी बैलेंस शीट पे क्या इंपैक्ट है? मैंने क्वेश्चन पूछा, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ये दो एंट्री पास करने से आपकी बैलेंस शीट पे क्या इंपैक्ट आ गई?
हाँ करेक्ट है, ऐश्वर्या ने कहा कैश लेस हो गया और कैपिटल भी करेक्ट है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड ऐश्वर्या। बाकी सारे बच्चे क्यों सोच नहीं पाते, बेवकूफ हो, दिमाग नहीं चल रहा है क्या तुम्हारा? जब तुम एंट्री पास करोगे तो प्रेफरेंशियल कैपिटल कैंसिल हुआ ना, तो आपको नहीं लगता है आपके 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 बैलेंस शीट से प्रेफरेंशियल कैपिटल चला गया? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब शेयर्स इश्यू करते हैं तो बताओ, शेयर्स इश्यू करते हैं तो एंट्री क्या पास करते हैं? सुनो ध्यान से, जब शेयर्स इश्यू करते हैं तो एंट्री क्या पास करते हैं? हम एंट्री ये पास करते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट। मतलब अगर बैलेंस शीट में अगर देखोगे तो क्या बैंक पे पैसा आया? यस, कितना बैंक पे पैसा आया? 10 लाख रुपया। तो ये 10 लाख रुपया कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाएगा। यू ऑल अग्रीड विद दिस? और ये 10 लाख रुपीस कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। अगेन यू ऑल अग्रीड विद दिस? हाँ सर, हम ये दोनों बात से अग्रीड हैं। अगर आप ये दोनों बात से अग्रीड हो तो मेरी बात को सुन के आंसर करोगे। मुझे बताओ, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आप 10 लाख रुपया, हाँ अब प्रेफरेंसेस रिडीम करोगे तो क्या बैंक से पैसा चला जाएगा? तो एक इफेक्ट तो आपकी एसेट साइड पे आई कि आपका बैंक से पैसा चला गया, और सेकंड इफेक्ट कहां पर आएगी? सेकंड इफेक्ट आपका प्रेफरेंशियल कैपिटल कैंसिल हो गया। तो एक इफेक्ट लाइबिलिटी साइड से प्रेफरेंशियल कैपिटल खत्म हो जाएगा, दूसरी इफेक्ट बैंक से पैसा जाएगा। मैं बार बार बोल के थक गया हूं कि रिडम्पशन कैश से ही होता है, विदाउट कैश रिडम्पशन पॉसिबल नहीं है, नहीं है, नहीं है, मतलब नहीं है। इज दैट क्लियर टू यू? जो मैं बोल रहा हूँ कि बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटा? तो विदाउट विदाउट दिस रिडम्पशन पॉसिबल नहीं है, रिडम्पशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है? अब मुझे बताओगे विदाउट कैश रिडम्पशन पॉसिबल नहीं है। तो मेथड नंबर 1 ये कहता है रिडम्पशन फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू। रिडम्पशन फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू, रिडम्पशन करना है तो जितना आप प्रेफरेंशियल कैपिटल कैंसिल करते हो उतने ही इक्विवेलेंट अमाउंट का क्या कर दो, उतने ही इक्विवेलेंट अमाउंट का क्या कर दीजिए कि आप शेयर्स इश्यू कर दो। क्या इश्यू कर दो? शेयर्स इश्यू कर दो। तो मुझे बताओगे शेयर्स इश्यू करेंगे तो एंट्री क्या पास करेंगे? बोलो फास्ट। एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने 1 लाख इक्विटी शेयर्स इश्यू कर दिए। कितने इक्विटी शेयर्स इश्यू कर दिए? हमने 1 लाख इक्विटी शेयर्स इश्यू कर दिए ऑफ ₹10 ईच। अब है ना, कोई क्वेश्चन मत पूछना सर शेयर्स क्यों इश्यू किया, इक्विटी क्यों इश्यू किया, प्रेफरेंस क्यों इश्यू नहीं किया। आपके दिमाग में ये सारे क्वेश्चन आते होंगे, मैं हर क्वेश्चन के आंसर दूंगा आपको। लेकिन अब धीरे धीरे पहले मेरी बात को समझ लो। पहले तो ये रिडम्पशन की एंट्री समझ में आ गई, हाँ सर हमें समझ में आ गई। अब ये सेक्शन 55 कह रहा है मेरे दोस्तों, ये कौन कह रहा है? सेक्शन 55 कह रहा है, तो सेक्शन 55 की बात को मानना पड़ेगा ना। सेक्शन 55 जो कहता है वो मानना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन 55 का मतलब हुआ कि लॉ कहता है। कौन कह रहा है? लॉ कह रहा है कि रिडम्पशन करना है तो जो मैं बोलूं, जो मैं बताऊंगा उन्हीं मेथड्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये कौन कह रहा है? ये लॉ कह रहा है। मतलब लॉ ये कह रहा है कि रिडम्पशन, जब मैं रिडम्पशन की बात करता हूं तो जो मेथड मैं बताता हूं उन्हीं मेथड्स को फॉलो करना होगा। तो 55 ने मेथड नंबर 1 दे दी, और मेथड नंबर 1 का नाम दिया रिडम्पशन फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू। अगर आपको रिडम्पशन करना है तो उतने ही इक्विवेलेंट अमाउंट का फ्रेश इश्यू होना चाहिए। फ्रेश इश्यू मतलब फ्रेश शेयर्स इश्यू करो। फ्रेश इश्यू का मतलब क्या होता है? फ्रेश शेयर्स इश्यू करो। सर कौन से शेयर्स इश्यू करें, इक्विटी या प्रेफरेंस? जो मर्जी पड़े इश्यू करो, जो मर्जी पड़े इश्यू करो। सर कितनी फेस वैल्यू के शेयर्स इश्यू करें? सब कंपनी पे डिपेंड करता है, वो हमें डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, वो सब कंपनी डिसाइड करेगी। उनके मैनेजिंग डायरेक्टर, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसका टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि उनको कितने अमाउंट के कौन सी वैल्यू के शेयर्स इश्यू करने हैं। ये दिस इज नन ऑफ आवर कंसर्न, ठीक है? ऐसा क्यों किया उसको जस्टिफाई करता हूं। लेकिन यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए 1 लाख इक्विटी शेयर्स इश्यू किए ऑफ ₹10 ईच। तो मुझे बताओ उसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी मेरे प्यारे बच्चों? इसकी जर्नल एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपीज टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितने से हो जाएगा? 10 लाख रुपीज। यू ऑल अग्रीड विद दिस? यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या बच्चों? आपको ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? तो हमने ये एंट्री पास कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ ये एंट्री से इंपैक्ट क्या हुआ? क्या आपको नहीं लगता है ये इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे चला जाएगा? ये इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी बैलेंस शीट में कहां पे चला जाएगा? लायबिलिटी साइड पे चला जाएगा। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, पहले मैं ये बैलेंस शीट बना रहा हूं यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए। पहले यहां पे मान लो रिडम्पशन के पहले बैलेंस शीट में सिर्फ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था 10 लाख रुपए का, और मान लो कि बैंक में भी 10 लाख रुपया कैश था, ऐसे मान लो। करेक्ट? अग्रीड विद दिस? हाँ बोलते हो चलोगे नलायक हो, ताकि मुझे समझ में आए कि बच्चे देख रहे हैं और सुन रहे हैं। रिडम्पशन के पहले बैलेंस शीट में 10 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी, क्या इस बात से अग्रीड हो? हाँ सर। बैंक में भी 10 लाख रुपीस था, क्या इस बात से अग्रीड हो? हाँ सर अग्रीड है। आप आगे बढ़ो। जैसे ही रिडम्पशन किया, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना, क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैंसिल होगी? कैंसिल हो गई ना, तो ये 10 लाख तो जीरो हो गया।
अग्रीड है तो हाँ बोलोगे दोस्तों, ये 0 हो गया। क्या बैंक से भी 10 लाख चला गया? हाँ सर, बैंक से भी 10 लाख चला गया, तो ये कैश भी क्या हो गया? 0 हो गया। अग्रीड। लेकिन हमने क्वेश्चन नंबर, आई वुड रादर से, हमने ये प्रेफरेंसेस को रिडीम करने के लिए हमने मेथड नंबर 1 फॉलो की थी, जिससे ये मेथड नंबर 1 किससे बताई थी? सेक्शन 55 ने बताया था। तो मेथड नंबर 1 क्या कहता है? फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू। तो आप फ्रेश इश्यू कर दो, क्या कर दो? आप फ्रेश इश्यू कर दो। तो फ्रेश इश्यू किया तो एंट्री क्या आ गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इस एंट्री से क्या इंपैक्ट हुई? क्या हमारी बैलेंस शीट में क्या इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया? क्या बताओ कितने का आ गया? 10 लाख रुपया। और बैंक में क्या 10 लाख रुपया आ गया? क्या बात समझ में आई है? तो मुझे सभी बच्चों का हाँ 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 में आंसर चाहिए। क्या चाहिए? हाँ हाँ में आंसर चाहिए। इफ यू अंडरस्टूड देन प्लीज टेल मी, प्लीज से यस 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 यस। इसमें कोई दिक्कत नहीं है? सब बच्चे बोल रहे हैं हाँ सर समझ में आया है। संजना बोल रही है यस, अंकिता बोल रही है यस, यस 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 यस, ओके। ऋतुजा बोल रही है यस, यश बोल रहा है यस। ये श्रीतेज रीगल सब क्यों नहीं आते? व्हाई दे आर नॉट अटेंडिंग लेक्चर्स? किसी से बातचीत होती है क्या? फीजा भाग गई क्या? फीजा कहाँ पर है? राबिया का तो गॉन केस ही था, मुझे लग रहा है फीजा भाग गई। डिम्पल बंसल कौन है? डिम्पल का तो नाम पहली बार सुना मैंने। हु इज डिम्पल बंसल? मैं सुन गुरुदेव कौन है ये? जागृत तो ठीक है, जागृत तो है भाई, हाँ हाँ हाँ, जागृत समझ गया भाई। तू तू तो है भाई, तू भाई हर बार रहता है, जहां पे भी लेक्चर हो तू तो आ ही जाता है, तो तू अपना पीछा नहीं छोड़ेगा ऐसा लग रहा है। तू तो है भाई। लेकिन ये डिम्पल कौन है? हु इज डिम्पल? सर मैं हर्षिता। ओके हर्षिता, अच्छा आपने फेस टू फेस बैच में थे क्या? नो सर, ओके कोई बात नहीं, अटेंड करो, एंजॉय करो। ओके, मुझे बताओ क्या ये मेरी बात समझ में आई? पहले बोलो हाँ या ना। हाँ सर समझ में आ गया। आपने बोला मेथड नंबर 1 क्या होता है? मेथड नंबर 1 इज नथिंग बट कि अगर प्रेफरेंसेस को रिडीम करना है तो आप फ्रेश शेयर्स इश्यू कर दो। किसी के दिमाग में अगर क्वेश्चन, देखो आपकी क्वेरी कहाँ कहाँ हो सकती है, आपके क्वेश्चंस कहाँ कहाँ हो सकते हैं, मैं ये बता दूं। नंबर 1, सर कौन से शेयर्स इश्यू करेंगे? नंबर 1 क्वेरी। नंबर 2, सर ऐसा क्यों किया? सभी चीजों पे आंसर देता हूं, सर ऐसा क्यों किया? करेक्ट है। तो अब सुनो मेरी बात को, ऐसा करने का बड़ा लॉजिक था। कल मैं आपसे बार बार कहता था, क्या बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड की कोई इंपॉर्टेंस है अगर उसके अगेंस्ट में एसेट्स ना हो तो? मैं ये कह रहा हूं कि बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड की कोई इंपॉर्टेंस है अगर उसके अगेंस्ट में एसेट्स ना हो तो? उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ना, बिल्कुल तो बीच है। क्या बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड की कोई इंपॉर्टेंस है कि उसके अगेंस्ट में एसेट्स ना हो तो? बेटा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसकी। लेकिन ये हमारा अजम्पशन भी तो होता है। क्या अजम्पशन होता है? कि जितनी लायबिलिटीज हैं क्या उतनी टोटल एसेट्स होती है कि नहीं होती? बोलो हाँ या ना। करेक्ट है। अब बताओ, ये टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट है। किसकी बैलेंस शीट है? ये टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट है। ये टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट है। मैं ये कहता हूं टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट है। टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट में उसका इक्विटी शेयर कैपिटल था 100 सीआर और उसका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था 50 सीआर। कितना था? 50 सीआर। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना, क्या 150 सीआर क्या उनकी कैपिटल में था? और भी बहुत सारी लाइबिलिटीज होगी, और भी बहुत सारी लाइबिलिटीज होगी, करेक्ट है ना? अब मैं किसी के नाम नहीं लिखता हूं, लेकिन जितनी भी लाइबिलिटीज होगी उसके अगेंस्ट में क्या एसेट्स होना जरूरी है? जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उसकी अगेंस्ट में कैश ही हो, ऐसा कोई रूल नहीं है दोस्तों। उसके अगेंस्ट में कैश ही हो ऐसा कोई रूल नहीं है। ऐसा तो होगा तो धंधा कहां से करेंगे ना भाई? जितनी भी लाइबिलिटीज है उसके अगेंस्ट में सिर्फ कैश होगा तो बिजनेस किससे करेंगे दोस्तों? हमें बिजनेस करने के लिए मशीनरी चाहिए, प्लांट चाहिए, फर्नीचर चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वी नीड मेनी थिंग्स। तो लाइबिलिटीज के अगेंस्ट में एसेट्स होनी चाहिए, और वो कौन सी एसेट्स होनी चाहिए? गुड एसेट्स होनी चाहिए, अच्छी एसेट्स में होना चाहिए पैसा। तो मुझे बताओ, 150 करोड़ अगर बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में है, 150 करोड़ अगर बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में है दोस्तों, तो मुझे आंसर करके बताना, क्या 150 करोड़ एसेट में होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना। उससे ज्यादा ही होगा, क्योंकि लाइबिलिटीज, बाकी की लाइबिलिटीज मैंने लिखी नहीं है ना। मान के चलो टोटल मिला के अगर 1000 करोड़ की लाइबिलिटी है तो टोटल मिला के 1000 करोड़ की एसेट्स भी होगी। यू ऑल अग्रीड विद दिस? ओके। फीसा वापस आ गई लगती है, पहले चली गई थी फीसा। ओके,
तो यू ऑल अग्रीड विद दिस? हाँ सर, हम इस बात से अग्रीड, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 150 करोड़ आपकी कैपिटल में है तो दोस्तों एक सिंपल सा अजम्पशन है। सिंपल सा अजम्पशन क्या है? 150 करोड़ एसेट में भी होगा, उससे ज्यादा ही होगा, क्योंकि मैंने बाकी लाइब्रेरीज को लिखा नहीं है, इसीलिए बाकी लाइब्रेरीज की वैल्यूज पता नहीं चल रही, लेकिन होगा उससे ज्यादा ही होगा। लेकिन हम इतना तो मान ही सकते हैं कि 150 करोड़ अच्छी एसेट्स में होगा, कि जिन एसेट्स को बेच के पैसा रियलाइज हो सकता है उसे गुड एसेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? रियलाइजेबल एसेट्स कहते हैं, उसे सेलेबल एसेट्स कहते हैं। ऐसी एसेट्स में होगा। अग्रीड है तो हाँ हाँ बोलोगे, क्योंकि अभी मैं टेक्निकलिटीज समझाने जा रहा हूं, इसलिए हर आपका रिस्पॉन्स कांस्टेंट होना चाहिए, ताकि आपका ध्यान मेरे में रहेगा, कंसंट्रेशन मेरे में रहेगा, इसलिए रिस्पॉन्स कॉन्टिन्यूसली आना चाहिए आपका। ठीक है, ओके। मैंने टाटा मोटर्स को 10 करोड़ के गुड्स, 10 सीआर के गुड्स क्रेडिट पे बेचे। मैंने टाटा मोटर्स को 10 सीआर के गुड्स क्रेडिट पे बेचे। मैंने टाटा मोटर्स को 10 सीआर के गुड्स क्रेडिट पे बेचे। तो बच्चों मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना, अगर मैंने टाटा मोटर्स को 10 सीआर के गुड्स अगर क्रेडिट पे बेचे, तो दोस्तों कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना, मैंने उस टाइम पे ये देखा था, ये उनकी कैपिटल पे देखा था, मैंने बैलेंस शीट चेक की और मैंने कैपिटल में देखा कि 150 करोड़ है, एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो कैपिटल में 150 करोड़ है। मुझे बताओ, ये कैपिटल आपको नहीं लगता है कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को शो करती है? कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को शो करती है। ये जो कैपिटल है ये क्या शो करती है? 150 करोड़ अगर कैपिटल में है दोस्तों, तो 150 करोड़ एसेट में भी होगा, उससे ज्यादा ही होगा, उससे कम तो नहीं होगा मेरे दोस्तों। तो मैं ये कह रहा हूं, क्या आपको नहीं लगता ये 150 सीआर कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को शो कर रहा है? हाँ, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। और मैंने 10 करोड़ के गुड्स बेचने से मैंने टाटा मोटर्स को 10 सीआर के गुड्स सप्लाई किए क्रेडिट पे, और 6 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड था। कितने मंथ्स का क्रेडिट पीरियड था? 6 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड था। जब मैंने टाटा मोटर्स को क्रेडिट पे गुड्स सप्लाई किए, तो मैंने उनकी कैपिटल को देखा, तो कैपिटल को देख के मैं बहुत खुश हो गया कि 150 करोड़ की कैपिटल है, मेरा 10 करोड़ सेफ है। मेरा 10 करोड़ क्या है? सेफ है। अगर मैं टाटा मोटर्स को क्रेडिट पे गुड्स बेचता हूं, तो बताओ टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट में क्या मैं क्रेडिटर्स में दिखूंगा? मेरी पोजीशन कहां पर होगी टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट में? लायबिलिटी साइड पे मेरी पोजीशन होगी, और मेरी पोजीशन टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट में क्या क्रेडिटर्स में होगी? हाँ या ना में आंसर करो। मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूं, आई जस्ट नीड फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। होगी कि नहीं होगी? हाँ होगी। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं सर, दिक्कत बिल्कुल नहीं, आप आगे बोलो। सेकंड, मैंने ये 150 करोड़ को देख के 10 करोड़ के गुड्स बेच दिए, एंड आई वाज वेरी रिलैक्स्ड, मुझे कोई टेंशन नहीं थी, मैं एकदम रिलैक्स था। क्यों रिलैक्स था? मुझे पता है कि वर्स्ट कम वर्स्ट कंपनी बंद भी हो गई ना, अगर कंपनी वाइंड अप हो जाती है तो भी मेरा 10 करोड़ सिक्योर्ड है, क्योंकि कंपनी जब वाइंड अप होती है ना, तो सबसे पहले पैसा मुझे मिलता है, क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, तो उसका अगर कंपनी लिक्विडेट होती है, बंद होती है, वाइंड अप होती है, तो उस वाइंड अप होने का भी एक लीगल प्रोसीजर होता है बेटा, और वो लीगल प्रोसीजर के थ्रू सबसे पहले पैसा मुझे मिलेगा। तो मुझे बताओ, क्या 150 करोड़ की एसेट बिकेगी तो क्या मेरा 10 करोड़ उसमें से निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? बोलो हाँ या ना। बच्चे कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, क्या हो गया? अचानक से बच्चे के रिस्पॉन्स बंद हो गया, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? हाँ, मैंने बोला ना, ये तुरंत नहीं समझ में आएगा बेटा। सुनो कि मेरी बात को ध्यान से, मैं पानी लेके आया, रुक जाएगा। ना ना, आवाज आ फीजा, मेरी बात को सुन ध्यान से। फीजा, पहले मुझे बता, जितनी लाइबिलिटीज हैं क्या उतनी एसेट्स होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ ना कर, हाँ ना बोलते जा। क्या जितनी लाइबिलिटीज हैं फीजा, क्या उतनी एसेट्स होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। मैंने टाटा मोटर्स को क्रेडिट पे गुड्स बेचे, मैंने टाटा मोटर्स को 10 सीआर के गुड्स क्रेडिट पे बेचे, तो फीजा मुझे बता, मेरी पोजीशन टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट में कहां पर होगी? लाइबिलिटी साइड में अंडर दी हेड क्रेडिटर्स होगी कि नहीं होगी? बोल हाँ या ना।
ओके, बाकी बच्चे भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं बेटा। मुझे बता फीजा, मैं ये पोर्शन को देख के खुश हो गया, क्योंकि 150 करोड़ अगर लायबिलिटी में है तो 150 करोड़ एसेट में होगा कि नहीं होगा? फीजा बोल हाँ या ना। होगा, वेरी गुड। मैं अपने आप को सिक्योर्ड मानता था फीजा, मैं अपने आप को सिक्योर्ड मानता था। क्यों सिक्योर्ड मानता था? कि अगर मान के चल कंपनी बंद भी हो गई, कंपनी बंद होती है तो सारी एसेट्स बिकती है, पता है क्या तुझे? एक बिजनेस वाइंड अप हो जाएगा तो एसेट्स तो बिकना स्टार्ट हो जाएगी ना, एसेट्स बिकना स्टार्ट हो जाएगी, और एसेट्स बिक के एसेट्स सोल्ड आउट होगी तो पैसा आएगा, तो उसमें सबसे पहला पैसा थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज को मिलता है। तो क्रेडिटर्स कौन सी लाइबिलिटीज का पार्ट है? थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज का पार्ट है। तो अब बता 150 करोड़ की ऐसे, अभी मुझे बता यहां तो मैंने और सारी लाइबिलिटीज लिखी नहीं थी ना, मतलब लाइबिलिटीज का टोटल 150 करोड़ से तो ज्यादा ही होगा, लेकिन मिनिमम इतना तो है। फीसा बात समझ में आ रही है क्या? अगर कंपनी बंद भी हो गई तो क्या कंपनी के पास सफिशिएंट एसेट्स होगी कि जिसको बेच के मेरा पैसा वसूल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मेरा पैसा रियलाइज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? फीसा बता मुझे। अब मेरी बात समझ में आई क्या फीसा तुझे? मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं बेटा? मतलब जब मैंने टाटा मोटर्स को क्रेडिट पे गुड्स बेचे थे, तब मैं एकदम सिक्योर था, घर पे आराम से सो रहा था, टेंशन बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मैंने उसकी बैलेंस शीट को देख लिया था, लिमिटेड कंपनी थी, उसकी बैलेंस शीट नेट पे अवेलेबल थी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, अपना पैसा सिक्योर्ड है, अपना पैसा क्या है? सिक्योर्ड है। क्योंकि अगर वर्स कम वर्स कंपनी बंद भी हो गई तो भी मुझे दिक्कत आने वाली नहीं है, उसकी एसेट्स बिकेगी और मेरा पैसा वसूल हो जाएगा। उसके पास बहुत ज्यादा एसेट्स हैं, मतलब 150 करोड़ से भी ज्यादा एसेट्स हैं, वो सब एसेट बिक के मेरा पैसा आ जाएगा। तो मैं एकदम सिक्योर था। करेक्ट है? बताओ सभी लोगों को अगर ये बात समझ में आई तो हाँ बोलोगे धनाधन? सभी लोगों को ये बात समझ में आई तो हाँ बोलोगे धनाधन? ओके ओके ओके, यश बोल रहा है, यस। संजना बोल रही है, यस। अंकिता बोल रहे, समझा 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 समझा। अचानक से क्या हुआ? अचानक से ये हुआ कि मैं क्या देख रहा हूं, 3 महीने के बाद मैंने वापस बैलेंस शीट देखी, और 3 महीने के बाद मैंने वापस बैलेंस शीट देखी और मैंने ये देखा, क्या देखा? मैंने ये देखा कि यहां से प्रेफरेंशियल कैपिटल गायब, यहां से प्रेफरेंशियल कैपिटल गायब। अब बताओ प्रेफरेंशियल कैपिटल गायब हो गई तो उसका कॉमन सेंस लॉजिक तो ये कहता है कि बैंक से पैसा भी गया होगा। बोलो हाँ या ना? प्रेफरेंशियल कैपिटल गायब हो गई, यहां से गायब हो गई, तो आपको नहीं लगता है बैंक से पैसा भी गया होगा? बोलो हाँ या ना? अब बताओ मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होगा कि नहीं होगा? मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होगा कि नहीं होगा? आज ये 50 करोड़ की एसेट चली गई, आज ये 50 करोड़ की लायबिलिटी चली गई, यहां से प्रेफरेंशियल कैपिटल चला गया, कल उठ के ये भी जा सकता है, कल उठ के ये 100 करोड़ भी जा सकता है। बोलो हाँ या ना? फीसा बोल रही एकदम ऊपर होगा। हाँ करेक्ट है, एकदम ऊपर हो जाएगा भाई। आपको पता है, आपको पता है, आपको ये पता है कि ये पोर्शन, मतलब ये कैपिटल वाला पोर्शन है ना, ये पोर्शन को टच करने की अथॉरिटी किसी के पास नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास भी नहीं है, मैनेजिंग डायरेक्टर के पास भी नहीं है, कोई। ये कम नहीं हो सकता है दोस्तों, ये कम नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये कम हो गया ना तो यहां से बैंक से पैसा भी निकल जाएगा दोस्तों। समझो मैं क्या बोला, शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने की अथॉरिटी कोई भी कंपनी के कोई भी डायरेक्टर के पास नहीं है। शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने की अथॉरिटी कोई भी कंपनी के कोई भी डायरेक्टर के पास नहीं है, क्योंकि शेयर कैपिटल रिड्यूस हुआ तो बैंक से पैसा भी निकल गया। सर ऐसा क्यों? भाई कॉमन सेंस है, अगर ऐसा नहीं होता ना तो डायरेक्टर्स क्या करते पता है क्या? कैपिटल यहां से कम करते और बैंक से पैसा निकाल लेते, कैपिटल यहां से कम करते, बैंक से पैसा निकाल लेते। बेटा कैपिटल को रिड्यूस करना मतलब क्रिमिनल लायबिलिटी है। अगर कैपिटल रिड्यूस हुआ तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जेल में जा सकते। बेटा कहां जा सकते हैं? जेल में जा सकते हैं। मैं बताता हूं फीसा, रुक जा। सेक्शन 55 कर सकता है। कौन कर सकता है? सेक्शन 55 कर सकता है। सुनो मेरी बात को ध्यान से। कैपिटल को टच करने की या कैपिटल को रिड्यूस करने की अथॉरिटी किसी के पास नहीं है एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अगर डायरेक्टर्स ये कैपिटल में से कुछ, क्योंकि एक बात सिंपल है, देखो ना, मैंने कहा ना प्रेफरेंशियल कैपिटल गायब, तो मुझे बताओ क्या यहां से बैंक में से पैसा भी चला गया?
भाई कैपिटल गई तो बैंक में से पैसा भी गया। अगर जेन्युइनली अगर ये अथॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होती तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ नहीं करते हैं, वो यहां से कैपिटल निकालते हैं और यहां से पैसा निकाल के लेके जाते हैं, खत्म कर दिए बात को। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? अगर ऐसा हो रहा है, मैंने 3 मंथ्स के बाद बैलेंस शीट चेक किया, 50 करोड़ की कैपिटल यहां से चली गई और थोड़ा बहुत अकाउंट्स मुझे आता था, तो मुझे समझ में आया कि यहां से कैपिटल गई तो यहां से पैसा भी गया, यहां से पैसा भी गया, यहां से एसेट भी गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये सिचुएशन से, क्या मेरी पोजीशन, मैं क्रेडिटर्स हूं, पहले मैं अपने आप को सिक्योर्ड मानता था, क्या अब मेरी पोजीशन अनसिक्योर्ड होती जा रही है? बोलो हाँ या ना। मेरी पोजीशन क्या होती जा रही है? अनसिक्योर्ड होती जा रही है। हाँ सर, आप बात तो एकदम बराबर कह रहे हो, आपकी पोजीशन अनसिक्योर्ड होती जा रही है। बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को नहीं, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने का मतलब तो यही है, क्या प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल कैंसिल होगी? हमने जब ये एंट्री पास की, जब हमने ये एंट्री पास की, मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, क्या आपकी 10 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैंसिल भी हुई तो क्या 10 लाख बैंक से चला भी गया? बोलो हाँ या ना। आपकी 10 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैंसिल भी हुई तो क्या 10 लाख बैंक से चला भी गया? बोलो हाँ या ना। आपको नहीं लगता है ऐसा करने से इन दी आईज ऑफ क्रेडिटर्स कंपनी की पोजीशन रिस्की बन रही है? इन दी आईज ऑफ क्रेडिटर्स कंपनी की पोजीशन क्या बन रही है? रिस्की बन रही है। इसीलिए सेक्शन 55 ने क्या कहा? सेक्शन 55 ने कहा नहीं, मेथड नंबर 1 लेके आ जाओ और मेथड नंबर 1 में कह दो कि रिडम्पशन करना है तो फ्रेश इश्यू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फ्रेश इश्यू करना पड़ेगा। अगर आपको रिडम्पशन करना है तो उतने ही इक्विवेलेंट अमाउंट का फ्रेश इश्यू कर दो। क्या कर दो? फ्रेश इश्यू कर दो। तो मुझे बताओ, फ्रेश इश्यू किया तो कितने लाख की कैपिटल आई? 10 लाख की कैपिटल आई। और क्या 10 लाख बैंक में भी आया? क्या 10 लाख की कैपिटल आई और 10 लाख बैंक में भी आया? एक सेकंड में यही एग्जांपल लेता हूं, यहां पे ध्यान से सुनो। मान लो कि यहाँ पे जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था ना, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख का था। कितने का था? 10 लाख था। ठीक है, ऐसे मान लो ये क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख था। यू अग्रीड विद दिस? ठीक है। अब हुआ यू, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया, तो बताओ प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया मेरे प्यारे बच्चों। चलो ऐसे देखता हूं, ये जो बैलेंस शीट की जो पोजीशन है ना, ये रिडम्पशन के पहले की है। ये जो बैलेंस शीट की पोजीशन है ना, मान लो ये इक्विटी शेयर कैपिटल भी 100 लाख है। कितना है? 100 लाख है। ये जो बैलेंस शीट की पोजीशन है ना, ये रिडम्पशन की पहले की पोजीशन है। कब की पोजीशन है? रिडम्पशन की पहले की पोजीशन है। बताओ रिडम्पशन के पहले टोटल कैपिटल कितनी थी? 100 लाख इक्विटी में था, 10 लाख प्रेफरेंस में था। तो बताओ टोटल मिला के कितना हो गया? क्या 110 लाख हो गया? क्या मैं जो बोल रहा हूं ये ध्यान से सुनोगे। मैंने कहा रिडम्पशन के पहले मेरे प्यारे बच्चों कैपिटल की पोजीशन कितनी थी? टोटल कैपिटल कितना था? क्या 110 लाख था? बोलो हाँ या ना। हाँ सर 110 लाख था। ये बात समझ में आ गई। आप आगे बढ़ो फटाफट। रिडम्पशन हुआ तो क्या 10 लाख की कैपिटल गई? बोलते जाओ हाँ हाँ। और बैंक से पैसा भी गया? हाँ सर। अभी मैंने लिखा नहीं है लेकिन कॉमन सेंस है ना कि बैंक से पैसा भी गया होगा। ओके, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो कैंसिल हो गई और बैंक से पैसा भी गया, लेकिन मेरे बच्चों क्या हमने मेथड नंबर 1 फॉलो किया था? क्या? और मेथड नंबर 1 क्या कहता था कि रिडम्पशन फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू। अगर रिडम्पशन करना है तो फ्रेश इश्यू करना पड़ेगा। तो हमने फ्रेश इश्यू किया था। हमने 1 लाख इक्विटी शेयर्स इश्यू किए थे ऑफ ₹10 ईच। 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या 10 लाख बैंक में आया था? और क्या 10 लाख की कैपिटल भी आई थी? क्या 10 लाख की क्या आई थी? कैपिटल भी आई थी क्या? तो बताओ यही इक्विटी शेयर कैपिटल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कहां जाएगी? बैलेंस शीट में कहां जाएगा? बताओ बैलेंस शीट में कहां जाएगा? क्या आपको नहीं लगता है लायबिलिटी साइड में जाएगा? और क्या ये बैंक में पैसा भी आ जाएगा क्या आपका? तो बैंक में कितना पैसा आ जाएगा? 10 लाख रुपया। सुनो मेरी बात को ध्यान से, सुनो मेरी बात को ध्यान से। रिडम्पशन के बाद, आफ्टर रिडम्पशन बताओ कैपिटल की पोजीशन कितनी है? आफ्टर रिडम्पशन टोटल कैपिटल कितना है? क्या टोटल कैपिटल क्या 110 लाख है? क्या बताओ बिफोर रिडम्पशन कैपिटल की पोजीशन क्या थी? कैपिटल की पोजीशन क्या 110 लाख थी? क्या आफ्टर रिडम्पशन भी कैपिटल की पोजीशन कितनी है? 110 लाख है। अब बताओ क्या कंपनी के क्रेडिटर्स अपने आप को सिक्योर्ड मानेंगे कि अनसिक्योर्ड मानेंगे? कंपनी के क्रेडिटर्स अपने आप को सिक्योर्ड मानेंगे कि अनसिक्योर्ड मानेंगे? कंपनी के क्रेडिटर्स अपने आप को सिक्योर्ड मानेंगे कि अनसिक्योर्ड मानेंगे? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है। कंपनी के क्रेडिटर्स दे फील सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड? यश बोल रहा है सिक्योर्ड, अंकिता बोल रही है सिक्योर्ड, फिर और जवाब किसी का नहीं आ रहा है। संजना हाँ सिक्योर्ड, फीजा सिक्योर्ड, जागृत बोल रहा है सिक्योर्ड, साहिल भाग गया क्या? साहिल ने अपना हाथ ऊपर किया, से हैंड रेज किया कि सिक्योर्ड। समझे मेरी बात को ध्यान से? समझ में आया क्या?
मतलब रिडम्पशन के पहले भी 110 लैक्स था, रिडम्पशन के बाद भी कितना है, 110 लैक्स है। तो इन द आइज ऑफ क्रेडिटर्स, क्योंकि गवर्नमेंट को पता था कि प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैंसिल होगी, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैंसिल होगी तो इन द आइज ऑफ क्रेडिटर्स कंपनी की पोजीशन क्या बन जाएगी, रिस्की बन जाएगी। क्रेडिटर्स का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाएगा, क्रेडिटर्स का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाएगा। गवर्नमेंट जानती थी ये बात, गवर्नमेंट ये बात जानती थी, इसीलिए गवर्नमेंट सेक्शन 55 लेके आया। ये सेक्शन 55 लाने का ऑब्जेक्टिव है, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव टू इंट्रोड्यूस सेक्शन 55, कि क्रेडिटर्स की पोजीशन को सिक्योर्ड बनाना था। क्या बनाना था? क्रेडिटर्स की पोजीशन को सिक्योर्ड बनाना था। बेटा मैं कह रहा हूं कि आप है ना, एग्जीक्यूटिव में भी ये सेम टॉपिक है, मैं वापस नहीं पढ़ाता हूं। ये सेम बातें क्या सुन के क्या फायदा है, सेम टॉपिक है। तो इन द आइज ऑफ क्रेडिटर्स कंपनी की पोजीशन को अनसिक्योर्ड नहीं करना था, रिस्की नहीं बनाना था, इसीलिए मेथड नंबर 1 इंट्रोड्यूस किया गया। और मेथड नंबर 1 क्या कहता है कि रिडम्पशन फ्रॉम दी प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू। अब समझ में आया? मैंने बोला था ना पहले मैकेनिकल लगा होगा, अब बात समझ में आई क्या? रिडम्पशन फ्रॉम दी प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू, इसका मतलब यह है कि अगर आपको रिडम्पशन करना है तो आप फ्रेश इश्यू करोगे। क्या करोगे? फ्रेश इश्यू करोगे। जितनी कैपिटल कैंसिल करोगे उतनी कैपिटल क्रिएट करोगे, जितनी कैपिटल कैंसिल करोगे उतनी कैपिटल क्रिएट करोगे, जितनी कैपिटल कैंसिल करोगे उतनी कैपिटल क्रिएट करोगे। क्यों सर ऐसा? ये लाने के पीछे ऑब्जेक्टिव यही था ताकि इन द आइज ऑफ क्रेडिटर्स कंपनी की पोजीशन रिस्की ना बने, इन द आइज ऑफ क्रेडिटर्स कंपनी की पोजीशन रिमेन सेम, जो बिफोर रिडम्पशन था वही आफ्टर रिडम्पशन रहे, क्रेडिटर्स को पता ही ना चले कि क्या हुआ कंपनी में। आप मेरी बात को समझे कि नहीं समझे? इसीलिए सेक्शन 55 लाया गया, इसीलिए सेक्शन 55 लाया गया। देखो ये टॉपिक पढ़ने के दो तरीके थे, एक तो मैकेनिकली पढ़ लो। क्या पढ़ लो? मैकेनिकली पढ़ लो। यूट्यूब में जितनी भी चैनल ना, सारी चैनल सर्च कर लो, कोई ये लॉजिक नहीं समझाता, नो वन एक्सप्लेन दिस लॉजिक। वो मैकेनिकल मैकेनिज्म सब समझा देते हैं। फीसा बोल रही मेथड 1 बताओ फिर से। मेथड 1 तो बेटा उसी पे तो डिस्कशन कर रहा हूं, कहां मेथड नंबर 2 पे आया बेटा? आप तो मैं उसी पे तो डिस्कशन कर रहा हूं मेरे बच्चों। मैंने क्या, रिडम्पशन फ्रॉम दी प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू। फीसा तू डाउट पूछना, मेथड नंबर 1 बताओ फिर से। तो मेथड नंबर 1 का जो पूरा डिस्कशन हो रहा है बेटा, अब तो मेथड नंबर 2 पे आया ही नहीं बेटा। तुझे डाउट क्या आया बता फिर से, तू डाउट पूछ बराबर से मुझे, यू आस्क मी डाउट। ओके तो मेथड नंबर 1 क्या कहती है? रिडम्पशन फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू। प्रोसीड्स का मतलब क्या होता है? रिसीट्स। अगर आपको 10 लैक्स की फेस वैल्यू की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम करना है, बेटा एक बात ध्यान रखना, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने का एक और सीधा सिंपल सा मीनिंग क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैंसिल होती है, इट्स नथिंग बट कैंसिलेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इट्स नथिंग बट कैंसिलेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बोलो हाँ। इट्स नथिंग बट कैंसिलेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। लेकिन बताओ कैपिटल कैंसिल होना एक है ना, आपको बता, मैंने क्या बोला कि कैपिटल को कैंसिल करने के लिए पूरे कंपनीज एक्ट में 2 ही सेक्शन है, एक सेक्शन 68 बायबैक ऑफ शेयर्स जो आप पढ़ोगे सीएस एग्जीक्यूटिव में, और सेक्शन 55। लेकिन ये दोनों सेक्शंस ने अपनी लिमिटेशंस डाल के रखी हैं, ये दोनों सेक्शंस ने ये ध्यान में रखा हुआ है कि जिससे क्रेडिटर्स का इंटरेस्ट हैम्पर ना हो, जिससे इन दी आइज ऑफ क्रेडिटर्स रिस्की, इन दी आइज ऑफ क्रेडिटर्स कंपनी की पोजीशन रिस्की ना बने। इस बात का ध्यान सेक्शन 55 ने बहुत अच्छी तरह से रखा हुआ है। और सेक्शन 68 आप पढ़ोगे कहां पे पढ़ोगे? एग्जीक्यूटिव में पढ़ोगे, बायबैक ऑफ शेयर्स में पढ़ोगे। ये 2 सेक्शन के अलावा पूरे कंपनीज एक्ट में ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं है जो ये कहता है कि कैपिटल को कैंसिल करो, जो ये कहता है कि कैपिटल को रिड्यूस करो। और ये रिड्यूस करने की अथॉरिटी किसी के पास नहीं है दोस्तों, डायरेक्टर्स भी कुछ नहीं कर सकता है, रिलायंस का मुकेश अंबानी भी कुछ नहीं कर सकता है, उसकी रिलायंस की कैपिटल कैंसिल नहीं कर सकता है, वो ताकत ही नहीं है उसके पास, अगर ऐसा किया तो जेल में जाएगा। लेकिन रिडम्पशन करने से आपको नहीं पता, आपको पता चला कि नहीं चला कि रिडम्पशन करने से 100% ये कैपिटल कैंसिल हो रही है, कैपिटल कैंसिल हो रही है और बैंक से पैसा जा रहा है। रिडम्पशन ऑलवेज कैश से होता है, कैपिटल कैंसिल हो रही है, बैंक से पैसा जा रहा है, इसीलिए सेक्शन 55 लाया गया। सेक्शन 55 ने यह कहा कि रिडम्पशन फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू, अगर रिडम्पशन करना है तो आप फ्रेश इश्यू करोगे। जितनी, इन शॉर्ट मैं तो कहूं, इन शॉर्ट एक ही बात, जितनी कैपिटल कैंसिल करो उतनी कैपिटल क्रिएट करो, खत्म। जितनी कैपिटल कैंसिल करो उतनी कैपिटल क्या करो? क्रिएट करो, खत्म। 10 लाख की कैपिटल कैंसिल हो रही है, 10 लाख की कैपिटल क्रिएट कर दो। सर कौन से शेयर इश्यू करने चाहिए? दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस,
दिस विल बी एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी। कंपनी चाहे तो इक्विटी इश्यू करे, कंपनी चाहे तो प्रेफरेंस इश्यू करे, ये कंपनी की मर्जी है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई कंसर्न नहीं है दोस्तों। वी हैव नो कंसर्न विद दिस। आई होप यू गेट माई पॉइंट वेरी 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 क्लियर। कोई दिक्कत है तो पूछो मुझे। अब बताओ, अब मेथड नंबर 1 सब फीसा अब समझ में आया कि नहीं समझ में आया बेटा? डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 50-50% भी नहीं, 99% भी नहीं, 99.99% भी नहीं, 100% होना चाहिए। बोलो फटाफट। अंकिता, हाँ अंकिता से पूछना था। अंकिता को समझा तो सबको समझा। हाँ अंकिता को समझ गया तो बेटा सबको समझ में आ जाना चाहिए। बोलो हाँ। अरे मस्ती कर रहा हूँ अंकिता, अंकिता मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ बेटा। ओके वेरी वेरी गुड। चलो बच्चों को समझ में आ गया तो ये बात अच्छी है। लॉजिक भी समझा तो कल उठ के कोई अगर आपसे लॉजिक पूछे तो लॉजिक समझाना आना चाहिए आपको बेटा। आप भी टीचर बन सकते हो, यू कैन बी अ टीचर ऑल्सो, लेकिन बस अकाउंट्स मत पढ़ाना, बाकी सब्जेक्ट पढ़ाना बेटा, ठीक है ना? अननेसेसरी कंपटीशन क्रिएट नहीं करने का भाई। आपको क्या लगता है अगर फीसा टीचर बन जाए तो क्या लगता है? फीसा टीचर बन सकती है क्या? क्या लग रहा है आप लोगों को? आपकी राय क्या है फीसा के बारे में? अगर फीसा टीचर बन जाए तो क्या हो? बच्चे बोले बन सकती है सर, अच्छी पढ़ाएगी। हाँ हाँ सर, बात पर क्या बोले, हाँ हर बात पर फीसा। हाँ अगर फीसा टीचर बन जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बच्चों को पढ़ाना नहीं, वो सेल्फी बनाना सिखा दे, टिकटॉक पे वीडियो बनाना सिखाए। करेक्ट? बोलो हाँ या ना। अच्छा अंकिता टीचर बन जाए तो क्या हो? अगर अंकिता टीचर बन जाए तो क्या हो बेटा? वो खुद भी भूल जाए और बच्चों को भी भुला दे। खुद भी कंफ्यूज हो जाए, बच्चों को भी कंफ्यूज कर दे, और हर एंट्री में कैश लेके आ जाए। अंकिता बोल रही सर आप फिर मेरे पे मेरे पे आ गए। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ अंकिता, वो सब जगह पे कैश डाल देगी, यश बोल रहा है। चलो गुड, वेरी वेरी गुड, बच्चे अच्छे हैं। चलो वंडरफुल। नहीं डोंट वरी, इसमें से कोई फीसा तो टीचर बिल्कुल मत बनना बेटा। हाँ कोई सवाल ही नहीं आता है, तू टीचर कैसे बन जाएगी? तू खुद तो पढ़ पहले। साहिल बनना चाहिए। हाँ बात तो तू बराबर कह रहा है यश, साहिल बन सकता है। अरे नहीं रे, अब तुझे बना कौन रहा है भाई? तू टेंशन मत ले, तुझे कोई बनाने वाला नहीं है भाई। हाँ नहीं रे क्या, तू चिल कर भाई। हाँ नहीं साहिल बनेगा तो बच्चे हंसेंगे तो जरूर। वो पढ़ाएगा, वो समझेगा नहीं वो बात अलग है, समझेगा नहीं समझेगा बात अलग है, लेकिन उसके बोलने से आती है मजा। चलो गुड, वेरी वेरी गुड। बात समझ में आ गई कि बेटा आपको यहाँ पे ये कि जो मैंने बताया ये? अब ध्यान से देना सुनना। अभी देखो मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं ना खास ये टॉपिक के लिए आपके साथ आया था, सेपरेटली मुझे आना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये टॉपिक इतना जल्दी समझ में नहीं आता, कनेक्ट नहीं होता है। अब हो गया, एक लास्ट मेथड बची है, दो ही मेथड है। अब मेरी बात सुनोगे ध्यान से, मंडे से आई एम गोइंग टू टेक लेक्चर्स ऑन यूट्यूब अगेन। अब मेरी बात से ध्यान सुनना, क्योंकि वो उन बच्चों को भी बहुत मैसेज आ रहे हैं। तो ये टॉपिक मैं पहले पूरा आज कनेक्ट करा देता हूँ आपको, और ये टॉपिक वापस भी पढ़ाऊंगा। वहां पे कहाँ पढ़ाऊंगा? यूट्यूब पे। वापस अटेंड करना है, क्योंकि ये एक बार से फीसा, लेकिन बेटा वो बच्चे बेचारे इतने फोर्स कर रहे हैं ना बेटा, तो जाना चाहिए ना अपन को भी उनके साथ भी। आपके पास में आया, मुझे पता था कि ये टॉपिक इंडिविजुअली पढ़ाऊंगा तो ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा, लेकिन वापस भी पढ़ाऊंगा वहां पे। अब इश्यू ऑफ शेयर्स तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ना फीसा, तो वहां पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। लेकिन सारे लेक्चर्स देखोगे मेरे, करेक्ट है? हर लेक्चर्स देखोगे। मैं अभी वहां पे क्या कर रहा हूँ कि एनपीओ कंप्लीट किया, उसके बाद मैं आपका स्टडी मटेरियल से लाइन बाय लाइन थियरी ले रहा हूँ। मैं स्टडी मटेरियल पे जाऊंगा, स्टडी मटेरियल से लाइन बाय लाइन थियरी लूंगा आपका। सी आप लोग आइसोलेट ना हो जाओ, आपकी फीलिंग कहीं हैम्पर ना हो जाए ना, इसीलिए मैं आया था आपके साथ। मैंने इसीलिए 1 वीक वहां पे लेक्चर बंद किए थे। तो इंपॉर्टेंट ये है कि, और मुझे डर था इस टॉपिक का, क्योंकि ये टॉपिक है ना, आप तुरंत नहीं कनेक्ट कर सकते थे, भले मैं कितना भी धीरे धीरे समझाऊं, लेकिन वहां पे भी रिस्पॉन्स करोगे ना, बच्चे रिस्पॉन्स करते उसके साथ रिस्पॉन्स भी करना है। बस अभी 1-2 दिन में स्टार्ट कर दूंगा थियरी। अब थियरी वाइज कुछ खास है नहीं, लेकिन मैं क्या करूंगा, लाइन बाय लाइन है ना आपके स्टडी मटेरियल से चलेंगे, और स्टडी मटेरियल के साथ साथ, लेकिन आप मैं स्पेशल थियरी लेक्चर नहीं लूंगा, क्योंकि स्पेशल थियरी लेक्चर लूंगा ना बच्चे सो जाएंगे। मैं जो भी
टॉपिक पढ़ाऊंगा ना उसके एंड में एक 15-20 मिनट थियरी सेशन कंसिडर मैं कंडक्ट कर लूंगा। तो ऐसे 15-20 मिनट करते 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 5-10 दिन में कंप्लीट हो जाएगी थी। ओके, तो मैं स्पेशल थियरी सेशन लेने वाला नहीं हूं, इसीलिए आपको कहीं स्पेशल थियरी सेशन दिखेगा नहीं आपको यूट्यूब पे। लेकिन मैं हर टॉपिक के एंड में थियरी सेशन लूंगा, हर टॉपिक के एंड में थियरी सेशन लूंगा। तो वो थियरी सेशन आपको समझना बहुत जरूरी है, वो थियरी सेशन आपको कंडक्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, उसको उसको अटेंड करना। तो मैं देखो मंडे से आऊंगा, तो मंडे को मैं पहले सब्सक्रिप्शन पढ़ाने वाला हूँ एनपीओ का, और उसके जो एमसीक्यूज पेंडिंग है मैंने वहां पे भी एमसीक्यू सॉल्व करवाए थे। और आप बैठो ना, क्या दिक्कत है यार, 1 आवर तो रहता है, 1.5 आवर का सेशन रहता है यार। ऐसा तो नहीं ना कि दिन में आप कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं करते होंगे, तो एटलीस्ट वहां पे आके बैठो ना, और जरूर आओगे, ठीक है ना, उसको मिस नहीं करोगे दोस्तों। अभी देखो वहां पे मैं पहले एनपीओ कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मैं स्टार्ट करूं इश्यू ऑफ शेयर्स के एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा, उसके बाद रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस लूंगा, तो वापस एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा इसका, ठीक है। एमसीक्यूज भी सॉल्व करवाऊंगा वहां पे, फिर डिबेंचर लूंगा, क्या लूंगा वहां पे, डिबेंचर लूंगा, उसके बाद पार्टनरशिप पे आऊंगा, और वापस आपके साथ, हाँ और उसी सेक्शन उन्हीं सेशंस में मैं थियरी अंदर अंदर इंटीग्रेट कर दूंगा। हर दिन 15-15 20-20 मिनट थियरी, 15-15 20-20 मिनट थियरी, ऐसे करते करते 10 दिन में कंप्लीट कर दूंगा थियरी। करेक्ट है। टाइमिंग मेरा जनरली 5:30 होता है, मैं ग्रुप पे डालता ही हूं वहां पर भी, तो आपको भी ग्रुप पे डाल दूंगा। थोड़ा बहुत कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन मैं 5:30 फिक्स है, मतलब जनरली 5:30 रहता है, तो 5:30 to 7 ऐसा होगा। और एक और चीज में जो आपके साथ कम्युनिकेट करनी थी, थियरी वहां पे कंप्लीट कर दूंगा आपकी, आपका आपका ये भी कंप्लीट कर दूंगा, क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन, जो भी यहाँ पे कंप्लीट करा दूंगा। पार्टनरशिप वहां पे पूरा लूंगा, लेकिन आपको पूरा नहीं पढ़ना है तो वापस आपके साथ एक बार आऊंगा पार्टनरशिप, क्योंकि हमने पार्टनरशिप बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है ना, अगर फटाफट फटाफट बोलना है तो फटाफट बता। हाँ हाँ, मैं डिमेंशिया का टॉपिक लेने वाला हूँ ना अंकिता, वहां पे भी, डोंट वरी। तो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर करूंगा, लेकिन जो शुभम सर ने जो टॉपिक पढ़ा है वो शुभम सर ही लेंगे, मैंने जो टॉपिक पढ़ा है मैं लूंगा, तो ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना हो बेटा, ठीक है ना। आपने क्या शुभम सर के सारे टॉपिक्स अटेंड किए थे क्या यूट्यूब पे? हम्म, सारे अटेंड किए थे क्या? हाँ, ओके, मिस मत करना। ओके, फीजा अटेंड करती है कि नहीं करती है? अंकिता तो बोल रही कर रही है, हाँ कर रहे हैं, फिर कौन है? यश अटेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्यों अटेंड नहीं करती है? ऐसा मत करो यार, फिर तो दिक्कत है यार। अब डबल डबल एक्सर्शंस लेना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा ना। ये क्या बोल रहा है, अच्छे देवता हो बीएमडब्ल्यू वाले बच्चों के लिए? ऐसे मत करो बेटा, अटेंड करो उसको। सर वो लोग कभी भी सर को डांस करने को बोलते हैं, तो आप भी बोलो ना सर को डांस करने को, आप भी क्यों नहीं बोलते हो सर को डांस करने को? आपको भी बोलने का क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है भाई? चलो ठीक है, बट अटेंड करोगे? आपसे आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप अटेंड जरूर करोगे, ठीक है ना? ना अगर आपको ऐसा लगे ना वो कमेंट सेक्शन बंद कर देने का, आप पढ़ाई पे ध्यान दो ना, वो कमेंट सेक्शन ऑफ कर दो ना। सर सॉन्ग गाओ डांस करो में टाइम पास होता है, अरे मेरे अकाउंट से क्या टाइम पास होता है भाई? मैं तो डांटता हूँ बच्चों को ऊपर से। जागृत बोलता है मैं तो रहता हूँ सर। ठीक है, आप लोग क्या करो, अगर ऐसा लगे ना आपको वहां दिक्कत होता है, लाइव नहीं तो बाद में तो हमने देखा है। हाँ बेटा, देखना जरूरी है, आप नहीं देखोगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे बेटा। अकाउंट से विस्की चलती है, हाँ अकाउंट से विस्की चलती है, मैं भी मंगवा रहा हूँ, मैं विस्की मंगवा रहा हूँ भाई, रुको। विस्की रोज पीनी पड़ती है बेटा, विस्की जब तक नहीं पीते तब तक है ना मूड नहीं बनता है, ऐसा है। नहीं बेटा, प्रॉमिस करना होगा आपको, अटेंड करना पड़ेगा। यू विल अटेंड इट यार, अब अटेंड नहीं करोगे तो दिस इज नॉट करेक्ट, प्रॉब्लम हो जाएगी दोस्तों। तो आप इस तरह से नहीं करोगे बेटा, ठीक है ना, यू गॉट टू अटेंड, यू गॉट टू अटेंड, ठीक है। सर थोड़ा ठंडा हो तो रम अच्छी रहती है। ये दिल्ली वाले हैं ना, ये थोड़े है ना, ये यूपी बिहार वाले थोड़े है ना ठरकी होते हैं, ठरकी और थोड़े ड्रंकी, मतलब ये है ना ऐसे ही होते हैं। अ, पता है साहिल, तेरी, सर खानदानी खून है वो तो।
अरे खानदानी कौन है वो तो। चलो आ जाओ, अभी हम टाइम पास नहीं करते। मैं मेथड नंबर 2 बताता हूँ आपको। देखो मेथड नंबर 2 थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है, ध्यान से मेरी बात को सुनना है। 10 मिनट्स में 15 मिनट्स में पूरी मेथड में डिस्कस कर लूंगा और पूरा दिमाग में फिट कर दूंगा, ठीक है। आई जस्ट नीड 10 मिनट्स, बट यू शुड गिव मी प्रॉमिस। मैं हर दिन आके ग्रुप पे पूछूंगा आपको अटेंड करना है, क्योंकि ये टॉपिक 2 बार अटेंड करने के बाद ही समझ में आता है, एक बार से समझ में नहीं आता ये टॉपिक। इसलिए मैंने एक बार आपको इंडिविजुअली करा दिया, ताकि वहां पे एकदम ये ना हो जाए। मुझे समझ में नहीं आता ना, बच्चे कभी दिखते ही नहीं है, कभी कभार अंकिता दिखती है, उसके अलावा तो कोई दिखता ही नहीं वहां पे। तो इसीलिए मुझे समझ में नहीं आता है कि अपने बच्चे अटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप देखोगे चीजों को, ठीक है। मेथड नंबर 2 ये कहता है रिडम्पशन फ्रॉम सरप्लस प्रॉफिट। देखो मैं आपको कल से एक गाना गा रहा हूं आपके साथ। यूट्यूब पे तेरा नाम नहीं है तो तेरा नाम, अच्छा तेरा नाम यूट्यूब पे नहीं है, ऐसा क्यों अंकिता? ऐसा भी होता है क्या, नाम नहीं होता है यूट्यूब पे? ओके चलो सुनोगे ध्यान से। हाँ जी। बेटा मेथड नंबर 2 ने बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। सर क्या कंफ्यूजन क्रिएट किया, समझाता हूं। मेथड नंबर 2 ये कहता है कि रिडम्पशन आउट ऑफ सरप्लस प्रॉफिट, और मैं आपको कल से एक गाना गा रहा हूं कि रिडम्पशन प्रॉफिट से होता है कि कैश से होता है। बताओ रिडम्पशन किससे होता है, प्रॉफिट से होता है कि कैश से होता है? फटाफट। कैश से होता है, करेक्ट है, सबका आंसर एकदम टकाटका। रिडम्पशन किससे होता है, कैश से होता है। बच्चों मुझे बताओ, अगर रिडम्पशन कैश से होता है तो ये तो सेक्शन 55 ने लिखा कि रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स, रिडम्पशन आउट ऑफ सरप्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट से रिडम्पशन करो। अब ना सेक्शन 55 ने ही इतना कंफ्यूजन क्रिएट करके रखा हुआ है और बच्चा यहीं पे उलझ जाता है। और एक बात याद रखना, प्रॉफिट लायबिलिटी है और लायबिलिटी से कुछ नहीं हो सकता। यू कांट डू एनीथिंग विद लायबिलिटी। आप लायबिलिटी से कुछ कर सकते हो क्या? अगर आपको कोई एसेट्स खरीदनी है तो कैपिटल से खरीदते हो कि कैश से खरीदते हो? कैश से खरीदते हो, और कैपिटल तो लायबिलिटी है। यू कांट डू एनीथिंग फ्रॉम लायबिलिटी, यू कांट डू एनीथिंग फ्रॉम लायबिलिटी। कल बताया था ना मैंने आपको, डिटेल में समझाया था कल मैंने आपको कि हम लायबिलिटी से कुछ भी नहीं कर सकते। मेथड नंबर 2, मुझे कॉम्प्लिकेटेड नाम तो नहीं देना चाहिए था, लेकिन लॉ ने है ना, लॉ ऑलवेज है ना, बातों को सीधी तरह से कभी नहीं लिखता है, वो घुमा फिरा के लिखता है। वो लॉ की आदत है कि बातों को घुमा फिरा के लिखो और बच्चों को कंफ्यूज करो और फिर उसके इंटरप्रिटेशंस डालो कि उसको इस तरह से इंटरप्रेट करना है, ये वर्डिंग्स को इस तरह से इंटरप्रेट करना है। भाई पहले से सीधा सीधा लिख दिया होता तो क्या क्या प्रॉब्लम क्या थी आपको? भाई आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम थी क्या कि उतना उटपटांग क्यों लिखते हो? वो लिखते ही उतना उटपटांग है कि उसको इंटरप्रेट करने के लिए फिर अपना दिमाग खराब करो। तो प्रॉब्लम ये है, उन्होंने लिख दिया रिडम्पशन आउट ऑफ सरप्लस प्रॉफिट, और जबकि प्रॉफिट से रिडम्पशन होता ही नहीं है। बोलो हाँ। तुरंत नहीं समझेगा, धीरे धीरे समझेगा जो मैं बोल रहा हूं। मेथड नंबर 2 ने कह दिया, मतलब सेक्शन 55 ने कह दिया कि रिडम्पशन आउट ऑफ सरप्लस प्रॉफिट। पहले समझते हैं कि सरप्लस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। सरप्लस प्रॉफिट का मतलब होता है, सरप्लस प्रॉफिट इज ऑल्सो नोन एज फ्री रिजर्व्स। क्या कहते हैं बेटा उसे? फ्री रिजर्व्स कहते हैं। मेरे लेक्चर होने के बाद ये सारी बातें लिखोगे आप, ठीक है ना? लेक्चर होने के बाद लेक्चर्स देखोगे, वापस वापस देखोगे, और जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं ये मैं तुरंत यूट्यूब पे विद इन 2 to 3 आवर्स में अपलोड करवा देता हूं। अक्षय को बोल के विद इन 2 to 3 आवर्स अपलोड करवा देता हूं, और 2-3 घंटे में अपलोड करा के आप उसको वापस देखोगे एक बार और बराबर से सारी बातें लिख लोगे तो दिमाग में फिट हो जाएगी। मेथड नंबर 2 ये कहता है रिडम्पशन आउट ऑफ सरप्लस प्रॉफिट। इसका लिटरल इंटरप्रिटेशन तो ये है कि सरप्लस प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू सीआरआर। ये इसका लिटरल इंटरप्रिटेशन है। ये इसका लिटरल इंटरप्रिटेशन है कि सरप्लस प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू सीआरआर। इसका मतलब हमें सरप्लस प्रॉफिट को कहां पे ट्रांसफर करना है?
सीआरआर को ट्रांसफर करना है। दिस इज द लिटरल इंटरप्रिटेशन। लेकिन अभी नहीं समझेगा दोस्तों, अभी कुछ नहीं समझेगा, धीरे धीरे समझेगा मैं क्या बोल रहा हूं। इसका मतलब यह है कि हमें सरप्लस प्रॉफिट को कहां पे ट्रांसफर करना है, हमें सीआरआर को ट्रांसफर करना है। आप मेरी बात को समझ गए कि नहीं समझे? अब जो मैं बोल रहा हूं ये मेरी बात को सुनोगे ध्यान से। सरप्लस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? पहले तो सरप्लस प्रॉफिट इज ऑल्सो नोन एज फ्री रिजर्व्स। सर फ्री रिजर्व्स का मतलब क्या होता है? फ्री रिजर्व्स का मतलब ये होता है कि रिजर्व्स आउट ऑफ विच कंपनी कैन डिक्लेयर द डिविडेंड। फ्री रिजर्व्स का मतलब क्या होता है? रिजर्व्स आउट ऑफ विच कंपनी कैन डिक्लेयर द डिविडेंड। मैं आपको थोड़ा डिटेल समझाता हूं, मेरी बात को सुनोगे ध्यान से। जब आप हायर लेवल पे आओगे ना तो आप है ना बैलेंस शीट सीखोगे। क्या सीखोगे? एज पर शेड्यूल 3 बैलेंस शीट क्या होनी चाहिए। आपने अब तक जो बैलेंस शीट सीखा है ना वो प्रोप्राइटरशिप में काम में आती है, पार्टनरशिप में काम में आती है, लेकिन कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो बैलेंस शीट आप सीख के आए थे ना वो फॉर्मेट काम में नहीं आती, वो फॉर्मेट काम में नहीं आती। ओके ऐश्वर्या स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। वो फॉर्मेट काम में नहीं आती बेटा। सर वो फॉर्मेट काम में क्यों नहीं आती है? और वो ठीक है, वो अब एग्जीक्यूटिव में पढ़ेंगे वो फॉर्मेट कौन सी है, वी विल लर्न इन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो पहले तो मैं आपसे एक बात क्लियर करता हूं, मेरी बात को सुनना ध्यान से, कि जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना तो बैलेंस शीट में कौन से मेन हेड्स आते हैं ये मैं समझा देता हूं आपको। बैलेंस शीट में सबसे पहले बच्चों यहां पे आता है इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या आता है बोलो यहां पे? जो कि मैं आपको कोई करेक्ट फॉर्मेट नहीं बता रहा हूं, मैं आपको ओवरऑल एक आइडिया दे रहा हूं कि एग्जैक्टली फॉर्मेट में क्या क्या होता है। पहले तो शेयर होल्डर फंड होता है, तो शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले क्या आ जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल। दूसरा क्या आ जाएगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस की कैटेगरी आती है। किसकी कैटेगरी आती है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। देखो लिखा क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब ये रिजर्व्स में दुनिया भर के सारे रिजर्व्स आ जाएंगे, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, फिर है ना सारे सारे दुनिया भर के जितने भी रिजर्व्स हैं, इवन तो सिक्योरिटी प्रीमियम। याद करो सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम is nothing but an income for the company. Premium should be credited to a separate account and is known as security premium account. And security premium account should come under balance sheet liability side under the head reserves and surplus. Under the head reserves and surplus. तो मैं ये जो reserves and surplus बोल रहा हूँ ये समझ में आया क्या? ये reserves का मतलब हुआ। सर surplus का मतलब क्या होता है? बच्चों मुझे बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या प्रॉफिट आता है? हाँ सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट आता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जब प्रॉफिट आता है, याद करो पार्टनरशिप की बातों। बच्चों प्लीज प्लीज रिवाइज करोगे मेरे दोस्तों, प्लीज घर पे पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो आप आपकी लाइफ को स्टेक पे लगा दोगे बेटा, ठीक है ना? यू विल बी एट स्टेक, एट द एंड आपका करियर स्टेक में आ जाएगा दोस्तों। क्योंकि पार्टनरशिप, ये सारे टॉपिक्स जो भी हमने पढ़े हैं, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, सबके एमसीक्यूज के साथ इतना डिटेल में पढ़ाया हुआ है कि इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता है, लेकिन उतना डिटेल आपको पढ़ा दिया हुआ है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो टॉपिक भूल जाओगे, उसके बाद कुछ नहीं होना है बेटा, ठीक है? फर्स्ट सेक्शन से जीपी आएगा, सेकंड सेक्शन से क्या आएगा? एनपी आएगा, और थर्ड सेक्शन में क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आता है। थर्ड सेक्शन में क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। याद आ रहा है कुछ? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या ये जीपी यहां पे ब्रॉट डाउन होता है क्या? वैसे एनपी यहां पे ब्रॉट डाउन होता है। अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब मान के चलो 10 लाख का प्रॉफिट आया था, तो 10 लाख के प्रॉफिट में से क्या डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा? याद करो जनरल रिजर्व क्या है, मैंने सिखाया था। जनरल रिजर्व क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स है? जनरल रिजर्व अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स है, क्योंकि ये प्रॉफिट के बाद, जनरल रिजर्व मतलब सेविंग्स। जनरल रिजर्व का मतलब क्या होता है? सेविंग्स। सेविंग्स कब करेंगे? प्रॉफिट के पहले कि प्रॉफिट के बाद? प्रॉफिट के बाद। और जो भी प्रॉफिट के बाद जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो सारे ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। क्या कहते हैं बेटा उसे? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। अग्रीड? तो मुझे बताओ, सबको सब कुछ देने के बाद जो बचता है उसे सरप्लस कहते हैं। 10 लाख में से जो भी देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, मान के चलो 2 लाख रुपए का, सैलरी दे दी 1 लाख रुपीस की, सब देने के बाद मान के चलो बच गया 7 लाख रुपीस। तो ये 7 लाख रुपीस को हम क्या कहते हैं? सरप्लस। क्या कहते हैं? सरप्लस। और यही बैलेंस शीट में कहां पे जाता है? लायबिलिटी साइड में जाता है, अंडर दी हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या आपको ये समझ में आया जो मैंने बोला? बोलो हाँ या ना। बाकी बच्चे कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। आपको ये समझ में आया कि लायबिलिटी साइड में रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है? रिजर्व्स की कैटेगरी में सब कुछ आ जाता है, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन, दुनिया भर के सारे रिजर्व्स। उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी एक रिजर्व्स है। लेकिन सरप्लस का मतलब क्या? सरप्लस का मतलब भी समझाया ना,
कि प्रॉफिट में से सबको जो देना है, सबको देने के बाद जो बचेगा उसे क्या कहते हैं? उसे जो बचेगा उसे क्या कहते हैं? सरप्लस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे सरप्लस कहते हैं। और ये सरप्लस की कैटेगरी में, रिजर्व्स एंड सरप्लस ये सब कैटेगरी में यहां पे आता है। यू अग्रीड विद दिस? इसमें कोई दिक्कत है तो पूछो मुझे बेटा। नहीं सर, समझ में आया। अब मुझे बताओ, सरप्लस प्रॉफिट इज ऑल्सो नोन एज फ्री रिजर्व्स। क्या कहते हैं बेटा उससे? फ्री रिजर्व्स कहते हैं। फ्री रिजर्व्स मींस सच रिजर्व्स आउट ऑफ व्हिच कंपनी कैन डिक्लेयर द डिविडेंड। आप में से कोई मुझे बता सकते हैं डिविडेंड का मीनिंग क्या होता है? अंकिता बताएगी, और कोई नहीं बताएगी। कौन बताएगी? अंकिता बताएगी। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? अंकिता कुछ भी गलत बोला बेटा। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। मान के चलो एक कंपनी का प्रॉफिट 100 करोड़ आया, कितना है? 100 सीआर आया। तो बताओ ये 100 सीआर किसका है? ओनर्स का है, शेयर होल्डर्स का है? आपको नहीं लगता ये 100 सीआर में से कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम लोग? क्या कर सकते हैं? कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसे कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं उसे? डिविडेंड। प्रॉफिट का शेयर। अब बेटा ओनर के पैसों से तो कमाया था, शेयर होल्डर ने जब पैसा दिया तब तो ये कमाया, तो है भी किसका? उन्हीं का ही तो है। तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसे कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं उसे? डिविडेंड। सरप्लस प्रॉफिट का मतलब होता है फ्री रिजर्व्स, और फ्री रिजर्व्स का मतलब होता है रिजर्व्स आउट ऑफ व्हिच कंपनी कैन डिक्लेयर दी डिविडेंड। जो भी रिजर्व से, जो भी प्रॉफिट से, जो भी सरप्लस से कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, उन सारे रिजर्व्स को, उन सारे प्रॉफिट्स को हम सरप्लस प्रॉफिट की कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। धीरे धीरे मेरी बात समझेगी, तुरंत मेरी बात समझ में नहीं आएगी दोस्तों, तुरंत मेरी बात समझ में नहीं आएगी दोस्तों। सरप्लस प्रॉफिट को हम फ्री रिजर्व्स कहते हैं। प्रॉफिट कहो, रिजर्व्स कहो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। Free reserves means reserves out of which company can declare the dividend. Free reserves means reserves out of which company can declare the dividend. सर समझ में आया? सर कंपनी कौन से रिजर्व से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है? रिजर्व्स बोलू, प्रॉफिट बोलू, कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे बताओ सरप्लस प्रॉफिट किसे कहते हैं? सरप्लस प्रॉफिट मींस सच प्रॉफिट आउट ऑफ व्हिच कंपनी कैन डिक्लेयर दी डिविडेंड। सरप्लस प्रॉफिट मींस सच रिजर्व्स आउट ऑफ व्हिच कंपनी कैन डिक्लेयर दी डिविडेंड। सरप्लस प्रॉफिट को ही हम फ्री रिजर्व्स कहते हैं। बच्चों दो बात मुझे समझाना। आपके पेरेंट्स ने आपको 10,000 रुपीज दिया और कहा कि इससे क्लास की फीस पे कर देना। सुनना मेरी बात को ध्यान से। आपके पेरेंट्स ने आपको 10,000 रुपीज दिया और कहा इससे क्लास की फीस पे कर देना। आपके पेरेंट्स ने आपको 5,000 और एक्स्ट्रा दिया और कहा ये 5,000 जहां मर्जी पड़े वहां यूज करना। तो बताओ कौन सा अमाउंट फ्री फॉर स्पेंडिंग है? कौन सा अमाउंट फ्री फॉर स्पेंडिंग है? 10,000 या 5,000? विच अमाउंट इज फ्री फॉर स्पेंडिंग? आप जहां मर्जी पड़े वहां यूज कर सकते हो, 5,000 वाला या 10,000 वाला? लग रहा है बच्चों को मेरी बात समझ में, मेरा एग्जांपल ही नहीं समझ में आया। मुझे लग रहा है बच्चों को मेरा एग्जांपल फालतू लगा। एग्जांपल फालतू था, एग्जांपल चेंज करूं क्या कि समझ में आया एग्जांपल? मैंने कहा आपके पेरेंट्स ने आपको 10,000 रुपीज दिया और बोला कि इससे क्लास की फीस ही पे कर देना, ठीक है, और 5,000 एक्स्ट्रा दिया और बोला जहां मर्जी पड़े वहां यूज कर। तो बताओ मुझे ये दोनों में से कौन सा फ्री है और कौन सा रिस्ट्रिक्टेड है? कौन सा फ्री है और कौन सा रिस्ट्रिक्टेड है? 5,000 फ्री है, जहां मर्जी पड़े वहां स्पेंड कर सकते हो, लेकिन 10,000 रिस्ट्रिक्टेड है, उसको जहां बोला गया है वहीं पे यूज करना पड़ेगा दोस्तों। तो बेटा याद रखना डिविडेंड भी कहां से डिक्लेयर होता है? डिविडेंड भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं फ्री रिजर्व से या फ्री प्रॉफिट से, जिसपे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। जिसपे क्या है? कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, वहां से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि सर एग्जांपल में क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। अब समझ में आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस मतलब जो प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट जो आया था ना, उसमें सबको देने के बाद जो बचता है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है। क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है। दिस इज फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अग्रीड? सेकंड, जनरल रिजर्व। मुझे बताओ जनरल रिजर्व बनता कहां से है? प्रॉफिट एंड लॉस से तो क्रिएट होता है। मेरे पास कहां गया? मेरे पास बताता हूं, रुको, मेरे पास पॉकेट मनी है। रुको। आपको लॉकडाउन में पॉकेट मनी मिलती है? मुझे तो मिलती है बेटा, आपको मिलती है क्या?
हमें तो मिलती है दोस्तों, हमें तो मिलती है बेटा, हम नसीब वाले हैं। मेरी वाइफ ने मुझे कल ही पॉकेट मनी दी है 1000 रुपीज, करेक्ट है, ऐसे मान लो, ऐसे मान लो, नहीं दिया ही है बेटा। ऐसे मुझे 2000 देती थी, लेकिन लॉकडाउन में उससे मुझे 1000 दिया। क्यों? क्योंकि घर के बाहर जाना नहीं होता है। यश इससे क्या पार्टी करेगा भाई, बताओ। मैंने 1000 का प्रॉफिट कमाया। कितने का प्रॉफिट कमाया? 1000 का प्रॉफिट कमाया, बोलो हाँ। इसमें से मैंने 500 रुपीज का जनरल रिजर्व क्रिएट कर दिया, बोलो हाँ। तो बताओ, जनरल रिजर्व में और प्रॉफिट एंड लॉस में कोई डिफरेंस है? अरे भाई, जनरल रिजर्व भी तो प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक पार्ट है ना। आप समझे कि नहीं समझे? जनरल रिजर्व, नाम भी क्या है, जनरल रिजर्व। जनरल मतलब जनरल पर्पस के लिए यूज करो, जहां मर्जी पड़े वहां यूज करो। तो मुझे बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस में और कोई जनरल रिजर्व में कोई डिफरेंस है? नहीं है। तो बेटा ये दोनों फ्री रिजर्व्स हैं। फ्री रिजर्व्स बोलूं, फ्री प्रॉफिट्स बोलूं, सरप्लस प्रॉफिट बोलूं, इज वन एंड द सेम थिंग। फ्री रिजर्व्स बोलूं, फ्री प्रॉफिट्स बोलूं, सरप्लस प्रॉफिट बोलूं, इज वन एंड द सेम थिंग। डिड यू गेट माय पॉइंट क्लियर, व्हाट आई मीन टू से? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? तो मुझे बताओ, सरप्लस प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि कंपनी जो प्रॉफिट से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, उस प्रॉफिट को हम कौन सा प्रॉफिट कहते हैं? सरप्लस प्रॉफिट की कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। उस प्रॉफिट को हम कौन सी कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं? सरप्लस प्रॉफिट की कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। यू ऑल एग्रीड विद दिस? हाँ सर, हमें समझ में आ गया। तो सर ऐसी कोई कैटेगरी है? हाँ सर, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम बताओ। सिक्योरिटी प्रीमियम भी रिजर्व्स एंड सरप्लस की कैटेगरी का ही एक पार्ट है। सिक्योरिटी प्रीमियम भी आता कहां पर है? रिजर्व्स एंड सरप्लस की कैटेगरी में ही आता है। सिक्योरिटी प्रीमियम भी कहां पर आता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस की कैटेगरी में ही आता है। लेकिन ये फ्री रिजर्व्स नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व्स हैं। हाउ टू यूटिलाइज सिक्योरिटी प्रीमियम? इट इज रिटन इन सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. How to utilize security premium? It is written in Companies Act. It is written in section 52 of Companies Act 2013. ये सेक्शन 52 में लिखा है, कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा है। नंबर 1, टू इश्यू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। नंबर 2, to write off preliminary expenses. Number 3, to write off discount on issue of debentures or any other securities. Number 4, to write off premium payable on redemption of preference shares or premium payable on redemption of, अभी सिखाऊंगा प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, सिखाऊंगा अभी। प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। एंड नंबर 5 फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स, ये मैंने सिखाया था। ये पांचों यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस मैंने जब रिवीजन लिया था यूट्यूब पे, तो वहां पर भी मैंने एम्फेसाइज देके सिखाया। बच्चों में आप लोगों को हम्बल और पूरे दिल से रिक्वेस्ट करूंगा, सभी बच्चों को बोलोगे, सभी फ्रेंड्स को बोलोगे कि यूट्यूब के सारे लेक्चर्स देखने, तो जो जो हमने पढ़ लिया था वो रिकलेक्ट हो जाएगा और दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए उसको प्लीज मिस मत करना। भले आप लोग अगर लाइव में नहीं आ सकते हो तो रिकॉर्डेड देखोगे, और मैं आपसे ना हर दिन फीडबैक लेने आऊंगा कि आपने लेक्चर्स देखे कि नहीं देखे। ठीक है, लेक्चर्स देखना प्लीज बेटा। कोई ज्यादा लंबे लेक्चर्स होते नहीं, 1-1.5 घंटा क्या स्पेंड नहीं कर सकते हो क्या आप? इतना कौन सा बड़ा बिजी होते हो आप कि आप एक 1.5 आवर स्पेंड नहीं कर सकते हो? ठीक है, अग्रीड। चलो, तो सरप्लस प्रॉफिट क्या है ये सबको समझ में आया कि सरप्लस प्रॉफिट का मतलब होता है, अभी मैंने देखा ना, मैंने देखो कितना मैं टाइम ले रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि रीजन कैसा है ना कि तुरंत समझ में आने वाली बात ही नहीं है। जब तक मैं बेस बना, एक बार मैं बेस बना दूं ना, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। इंपॉर्टेंट वही होता है कि एक बार बेस बन जाना चाहिए। तो मेथड नंबर 2 ने बहुत बड़ा ब्लंडर और बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। मेथड नंबर 2 ने कह दिया रिडम्पशन आउट ऑफ सरप्लस प्रॉफिट, और जबकि प्रॉफिट से रिडम्पशन होता ही नहीं है। हम सबको पता है रिडम्पशन कहां से होता है, रिडम्पशन तो कैश से होता है। तो बताओ सरप्लस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? सरप्लस प्रॉफिट नहीं, आपको पता है ये सेंटेंस जो लिखा है ना सेक्शन 55 ने, उसका सीधा सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है कि दैट इज सरप्लस प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू सीआरआर। लेकिन अभी ये नहीं समझेगा, ये सेंटेंस अभी नहीं समझेगा, दैट इज सरप्लस प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू सीआरआर। ये वाला सेंटेंस अभी नहीं समझेगा, एंड में समझेगा। लेकिन पहले ये समझ लेते हैं। अच्छा, सीआरआर का फुल फॉर्म क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। बोलो मेरे साथ साथ, सीआरआर का फुल फॉर्म क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। हुई अ टीचर मैं हो कि तू है? वेरी गुड जागृत, हाँ बोला कैश रिजर्व रेशियो, वेरी वेरी गुड। अच्छा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व होता है। तुझे कैसे पता फीसा? तूने बोर्ड पे देख लिया क्या? अंकिता ने भी बोला, फीसा ने भी बोला, अंकिता ने भी बोला, यश ने बोला कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व होता है, करेक्ट। तो मैंने तो पढ़ाया नहीं था कभी ये टॉपिक पहले, तो तुझे तो आना ही नहीं चाहिए। मैंने पहले बोला था क्या? ओके, चलो गुड। तो बेटा सीआरआर का फुल फॉर्म होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। समझते धीरे धीरे।
सरप्लस प्रॉफिट मीन्स सच प्रॉफिट आउट ऑफ विच कंपनी कैन डिक्लेयर द डिविडेंड। सरप्लस प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जहां से कंपनी क्या डिक्लेयर कर सकती है, डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। वाइसे वर्सा, जो प्रॉफिट से कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है उन सारे प्रॉफिट्स को हम कौन सा प्रॉफिट कहते हैं, सरप्लस प्रॉफिट कहते हैं। जो रिजर्व से हम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं उन सारे रिजर्व्स को कौन सा रिजर्व्स कहते हैं, सरप्लस प्रॉफिट कहते हैं या फ्री रिजर्व्स कहते हैं। क्या रिजर्व्स कहते हैं, फ्री रिजर्व्स कहते हैं। प्रॉफिट बोलूं रिजर्व्स बोलूं, डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट गेट कंफ्यूज। अग्रीड? हाँ सर अग्रीड। तो सर उसकी कोई हाँ कैटेगरी है, हाँ है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, ये सरप्लस प्रॉफिट का एक पार्ट है जहां से डिविडेंड डिक्लेयर होता है। जनरल रिजर्व, यहां से भी डिविडेंड डिक्लेयर होता है। और एक स्पेशल फंड बनाया जाता है डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए, उसका नाम है डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड। तो ये सभी रिजर्व से, सभी फंड से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। अगर कंपनी ने कोई ऐसा स्पेसिफिक रिजर्व बनाया है डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए, तो वहां से भी डिविडेंड डिक्लेयर हो सकता है। जहां जहां से आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो वो हर रिजर्व्स को, हर प्रॉफिट को, हर रिजर्व्स को, हर प्रॉफिट को सरप्लस प्रॉफिट की कैटेगरी कहते हैं। जनरली कंपनी कैनॉट डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट और कैपिटल रिजर्व। जनरली कंपनी कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल रिजर्व से डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती है। उसके कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। फ्री रिजर्व से डिविडेंड डिक्लेयर होते हैं लेकिन कैपिटल प्रॉफिट से या कैपिटल रिजर्व से डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होते हैं। उसके एग्जांपल्स में क्या क्या आ जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, नंबर 2 कैपिटल रिजर्व है, नंबर 3 रिवैल्यूएशन रिजर्व। नंबर 3 कौन सा है, रिवैल्यूएशन रिजर्व। नंबर 3 कौन सा है, रिवैल्यूएशन रिजर्व है। सर आप कोई एग्जांपल लेके समझाओगे कि कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है? याद करो, क्या शेयर्स को फॉरफिट करने के बाद री इश्यू करते थे? बोलो हाँ। अब तो ये बहुत थरो होना चाहिए। साहिल भाग गया क्या? साहिल जवाब नहीं दे रहा है, नलायक। साहिल, साहिल भागलो का है, साहिल भागलो का है। नहीं साहिल नहीं भागलो, मुझे लग रहा है भागलो नहीं है। अरे हूं, ओके। मुझे बताओ मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था, मैं तो भूल गया। क्या बोल रहा था मैं, क्या बोल रहा था मैं? ये गजब की प्रॉब्लम है यार, भूल गया। क्या बोल रहा था, बोलो ना। अरे यार, अच्छा पॉइंट दिमाग में आया था। एग्जाम्पल कौन सा दे रहा सर? बोल रहे थे कि बुढ़ापा आ गया। नालायक, कहाँ गया? कुछ है मेरे पास, हाँ ये रहा। साहिल ध्यान रख। हाँ मैं क्या बोल रहा था, अच्छी बात दिमाग में आई थी यार। कैपिटल प्रॉफिट के बारे में बोल रहा था। हाँ हाँ हाँ, आप शेयर्स फॉरफिट करते हो, करेक्ट है। शेयर्स फॉरफिट करते हो तो क्या उसके री इश्यू करते हो? और री इश्यू करने के टाइम पे क्या कुछ प्रॉफिट ऑन री इश्यू होता था? और उसी प्रॉफिट ऑन री इश्यू को हम कहां पे ट्रांसफर करते थे? कैपिटल रिजर्व अकाउंट को। कहां पे ट्रांसफर करते थे? कैपिटल रिजर्व अकाउंट को, क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट था। और ऐसे कैपिटल रिजर्व से हम कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट करते थे ना, लॉस ऑन री इश्यू रिकवर करते थे। और लॉस ऑन री इश्यू कौन से अकाउंट को डेबिट करते थे? शेयर फॉरफिचर अकाउंट को डेबिट करते थे। और उसके बाद जो बचता था वो कहां पे ट्रांसफर करते थे? कैपिटल रिजर्व अकाउंट को ट्रांसफर करते थे। एम आई करेक्ट? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? तो अब मुझे बताओगे, ऐसे कैपिटल प्रॉफिट्स, ऐसे कैपिटल रिजर्व से डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होता है। डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होता है। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम ने, नहीं सेक्शन 52 ने सिक्योरिटी प्रीमियम के 5 यूटिलाइजेशन दिए हैं, क्या उन 5 यूटिलाइजेशन में कहीं पे भी ऐसा लिखा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम से डिविडेंड डिक्लेयर करो? नहीं, क्योंकि वो कैपिटल प्रॉफिट की कैटेगरी का पार्ट है। और जनरली कंपनी कैपिटल प्रॉफिट से, कैपिटल रिजर्व से डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती है, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती है। तो उसमें कौन सी कैटेगरी आ जाती है? सिक्योरिटी प्रीमियम है, कैपिटल रिजर्व है, रिवैल्यूएशन रिजर्व है। सर रिवैल्यूएशन रिजर्व मतलब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। याद करो, पार्टनरशिप, क्या एसेट्स को रिवैल्यू करने से क्या प्रॉफिट होता था कि नहीं होता था? उसे रिवैल्यूएशन रिजर्व कह दो, उसे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कह दो, इट्स वन एंड द सेम, इट्स वन एंड द सेम। अग्रीड? जब तक ये नहीं समझ में आता है कि कौन सा प्रॉफिट से, कौन से रिजर्व से डिविडेंड डिक्लेयर हो सकता है, आप ये मेथड नहीं कर पाओगे बेटा। मेथड भी खत्म हो गई, मेथड बहुत सिंपल है। लेकिन पहले ये क्लियर होना जरूरी है कि कौन से रिजर्व से डिविडेंड डिक्लेयर होता है, फ्री रिजर्व से। कौन से प्रॉफिट से डिविडेंड डिक्लेयर होता है, सरप्लस प्रॉफिट से। जिस प्रॉफिट से, जिस रिजर्व से हम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं उसे सरप्लस प्रॉफिट की कैटेगरी का पार्ट कहते हैं। फ्री रिजर्व्स मतलब जहां मर्जी पड़े वहां यूज करो, तो डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो ना उससे, उसे फ्री रिजर्व्स कहते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व्स नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व्स है। कौन सा रिजर्व्स है? रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व्स है, क्योंकि उसके यूटिलाइजेशन फिक्स है, उसके अलावा वो यूटिलाइज नहीं हो सकता है। उसी तरह से कैपिटल रिजर्व्स भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होता है। रिवैल्यूएशन रिजर्व तो बेटा ये नॉन कैश रिजर्व है, उससे तो पैसा ही नहीं आता है।
तो नॉन कैश रिजर्व से तो कुछ भी नहीं कर सकते दोस्तों। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बेटा? यहां पे ये तो पहले ये समझ लो कि कौन से रिजर्व से हम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। हम फ्री रिजर्व से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन हम कैपिटल रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम से, रिवॉल्यूशन रिजर्व से डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो जहां से डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होता है वो सरप्लस प्रॉफिट की कैटेगरी का पार्ट नहीं है, नहीं है, नहीं है और नहीं है। क्लियर क्लियर क्लियर? मैं पानी लेके आया, ठीक है। ओके, 15% 10,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। हमें इनको रिडीम करना है बेटा। रिडम्पशन की एंट्री चाहे मेथड नंबर 1 हो चाहे मेथड नंबर 2 हो, रिडम्पशन की एंट्री में कोई भी डिफरेंस होता नहीं है। रिडम्पशन की एंट्री में कोई भी डिफरेंस होता नहीं है, चाहे मेथड नंबर 1 हो चाहे मेथड नंबर 2 हो। रिडम्पशन की एंट्री में कोई भी डिफरेंस आता नहीं है। तो बताओ क्या एंट्री पास करोगे? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बेटा जब भी प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करोगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। मतलब होगा, अगर आपने ऐसा लिखा ना रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट, ये कैपिटल वर्ड नहीं यूज किया ना, तो आप एक नंबर के बेवकूफ हो, क्योंकि हम कैपिटल कैंसिल कर रहे हैं बेटा। रिडम्पशन का सीधा सिंपल सा मीनिंग होता है कैंसिलेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हम ओनरशिप खत्म कर रहे हैं, हम ओनरशिप खत्म कर रहे हैं। तो ओनरशिप खत्म करने के लिए कैपिटल अकाउंट डेबिट होना चाहिए। आप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स लिख के आओगे ना, तो नंबर 1 बेवकूफ। कैपिटल की इंपॉर्टेंस कितनी है? कैपिटल कैंसिल करना है तो कैपिटल अकाउंट तो डेबिट होना ही चाहिए। और जनरली कैपिटल अकाउंट कौन सी वैल्यू से डेबिट होगा? फेस वैल्यू से। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10,000, अरे सॉरी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया? 10 लाख रुपीस। तो क्या 10 लाख से डेबिट होगा कि नहीं होगा? टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट कितने से होगा? 10 लाख। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने से होगा? 10 लाख 10 लाख। ये एंट्री बेटा मुझे बताओ, मैं बार बार एक चीज बोलता हूं, रिडम्पशन कभी प्रॉफिट से हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रॉफिट तो लायबिलिटी है दोस्तों। लायबिलिटी से कुछ नहीं होता है, लायबिलिटी से कुछ नहीं होता है, लायबिलिटी से कुछ नहीं होता है। क्या जैसे ही हमने ये एंट्री पास की, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या बैंक से पैसा चला गया? बोलो हाँ या ना। क्या बैंक से पैसा चला गया? बोलो हाँ या ना। चला गया, क्योंकि रिडम्पशन किससे होता है? कैश से तो होता है। लेकिन ये मेथड नंबर 1 है कि मेथड नंबर 2 है? क्या ये मेथड नंबर 2 में ये कहता है कि रिडम्पशन फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू, इसके लिए फ्रेश इश्यू करो? नहीं, मेथड नंबर 2 फ्रेश इश्यू की बात करता ही नहीं है। मेथड नंबर 2 फ्रेश इश्यू की बात करता ही नहीं है। अगर मेथड नंबर 2 फ्रेश इश्यू की बात नहीं करता है मेरे दोस्तों, नहीं करता है मेरे दोस्तों, तो ये सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा? ये सिचुएशन में हमें सरप्लस प्रॉफिट को सीआरआर को ट्रांसफर करना पड़ेगा। बताओ किसको कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा? मैं जो बोल रहा हूं धीरे धीरे मेरी बात को सुनना। हमें सरप्लस प्रॉफिट को सीआरआर को ट्रांसफर करना पड़ेगा। सर सरप्लस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? सर सरप्लस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? अभी समझाया ना मेरे प्यारे बच्चों। सरप्लस प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट आउट ऑफ विच कंपनी कैन डिक्लेयर द डिविडेंड। उसे हम कौन सा प्रॉफिट कहते हैं? सरप्लस प्रॉफिट कहते हैं। उसे कौन सा प्रॉफिट कहते हैं? सरप्लस प्रॉफिट कहते हैं। ओके, मुझे ना क्वेश्चन यहाँ पे ड्राफ्ट करना था, मैं भूल गया। एक सेकंड रुको, मैं यहाँ पे क्वेश्चन ड्राफ्ट कर देता हूँ ताकि ज्यादा समझ में आएगा आपको। चलो पहले मेरे साथ एक बार फटाफट रिवाइज करो। आप लोग मुझे बताओगे, तब तक मुझे कुछ लिखना है यहाँ पे। बताओ सरप्लस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? बोलो फास्ट। सरप्लस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? फ्री रिजर्व। संकिता ने बराबर कहा। कंपनी कौन से प्रॉफिट से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है? कंपनी कौन से रिजर्व से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है? कंपनी सरप्लस प्रॉफिट से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। कंपनी फ्री रिजर्व से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। मैं रिवर्स भी, मैं वाइस वर्सा भी बोल सकता हूं। क्या कंपनी जो प्रॉफिट से डिविडेंड डिक्लेयर करेगी उस प्रॉफिट को हम सरप्लस प्रॉफिट का पार्ट कहेंगे? हाँ सर बराबर है। कंपनी जो रिजर्व से डिविडेंड डिक्लेयर करेगी उसे हम फ्री रिजर्व्स कहेंगे। हाँ सर एकदम बराबर है। 3 पॉपुलर कैटेगरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, नंबर 2 जनरल रिजर्व, एंड नंबर 3 डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड। क्या ये तीनों डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बना हुआ है? हाँ ये तीनों डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बना हुआ है। ये तीनों से डिविडेंड जाते हैं। कहां से डिविडेंड नहीं जाते?
सिक्योरिटी प्रीमियम से नहीं जाता है, कैपिटल रिजर्व से नहीं जाता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व से नहीं जाता है, और जहां से डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होता है वो फ्री रिजर्व है ही नहीं, वो सरप्लस प्रॉफिट है ही नहीं, वो सरप्लस प्रॉफिट है ही नहीं। अब मुझे बताओ यहां की बात देखें, मैं एक बैलेंस शीट बना रहा हूं आपके लिए। क्या बना रहा हूं? एक बैलेंस शीट बना रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल है और 20 लाख रुपीस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपीस, रिजर्व्स एंड सरप्लस में हमारे पास क्या क्या है? रिजर्व्स एंड सरप्लस में हमारे पास आता है नंबर 1 जनरल रिजर्व। चलो ऐसा देखता हूं, साहिल नालायक बोल रहा है कि सर चाय भिजवा दो, हेडेक हो रहा है। साहिल मैं तेरे लिए कुछ और भिजवाता हूं बेटा, तू रुक जा भाई, मैं तेरे लिए कुछ और भिजवाता हूं बेटा, जिससे है ना नालायक। अच्छा फिजा ने कहा सर समोसा भी भिजवा दो। ओके, और बताओ और कोई फरमाइश है क्या आपकी? समोसा के साथ ढोकला भी भिजवा दो। ओहो, खमन ढोकला भी भिजवाओ सर, भूख लगी है। ओके सर, साथ साथ में बड़ा 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 पाव, बड़ा पाव नहीं होता है बेटा, ये बड़ा पाव होता है बेटा, बड़ा पाव कभी नहीं होता है, ये बड़ा पाव थोड़ी होता है, ये तो बड़ा पाव होता है भाई, ये तो बड़ा पाव होता है, बड़ा पाव नहीं होता है, समझा क्या? बोल रहे सर बड़ा पाव भिजवा दो। ये बड़ा पाव कहां से आया भाई? ठीक है, कल जब हम लेक्चर के लिए आएंगे तो मैं सबके लिए समोसे भी लाऊंगा, मैं सबके लिए खमन ढोकला भी लाऊंगा, मैं सबके लिए विस्की भी लाऊंगा, मैं सबके लिए रम भी लाऊंगा, सबको पिलाऊंगा खिलाऊंगा, सब कुछ करूंगा। ठीक है, अब ध्यान से पढ़ोगे, नालायक हो। जनरल रिजर्व, मान के चलो जनरल रिजर्व है 7 लाख रुपीस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मान के चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 10 लाख रुपीस। सिक्योरिटी प्रीमियम 5 लाख रुपीस। कैपिटल रिजर्व 2 लाख रुपीस। जो मैं बोल रहा हूं, फीजा ओके, बताओ मुझे, सिक्योरिटी प्रीमियम से कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है? हाँ सर कर सकती है। कैपिटल रिजर्व से कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है? हाँ सर कर सकती है। बोलो ना हाँ। सिक्योरिटी प्रीमियम से कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है? हाँ सर कर सकती है। कैपिटल रिजर्व से कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है? हाँ सर कर सकती है। यश ने बोला नहीं, अंकिता ने बोला नहीं। मैं सोच रहा था अंकिता हाँ बोलेगी, लेकिन अंकिता ने ना बोला। वेरी वेरी गुड। फीजा ने बोला नहीं। चलो दोनों ने ना बोला ना, तो बाकी सबको समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हर्षिता ने बोला नहीं सर। ओके, कंपनी यहां से डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती है। वेरी वेरी गुड। कंपनी जनरल रिजर्व से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है? बोलो ना हाँ। क्या कंपनी जनरल रिजर्व से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है? क्या कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है? हाँ सर कर सकती है। जहां से डिविडेंड डिक्लेयर होता है उस प्रॉफिट को हम कौन सा प्रॉफिट कहते हैं? सरप्लस प्रॉफिट कहते हैं। और मेथड नंबर 2 ये कहता है कि सरप्लस प्रॉफिट को सीआरआर को ट्रांसफर करो। कहां पे ट्रांसफर करो? सीआरआर को ट्रांसफर करो। सरप्लस प्रॉफिट कहां पे ट्रांसफर होना चाहिए? सीआरआर को ट्रांसफर होना चाहिए। बेटा मैंने आपको है ना बहुत बार समझाया है कि लायबिलिटीज का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस होता है और एसेट्स का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस होता है। बताओ लायबिलिटीज का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस होता है? बेटा लायबिलिटीज का बाय डिफॉल्ट क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में कहां पर आता है? लायबिलिटी साइड में आता है। बताओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट में कहां पर आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बैलेंस शीट में कहां पर आता है? लायबिलिटी साइड में आता है। अगर मैं दोनों का अकाउंट बनाऊं तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना, क्या मैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख सकता हूं? क्या क्या लिख सकता हूं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बताओ जनरल रिजर्व में कितना बैलेंस है? 7 लाख रुपीस का बैलेंस है। तो क्या मैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 7 लाख रुपीस लिख सकता हूं? क्या मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चेक कर लो कितना बैलेंस है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यहां पे भी लिख सकता हूं? क्या बताओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस है 10 लाख रुपीस का। कितना बैलेंस है बेटा? 10 लाख रुपीस का बैलेंस है। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। लायबिलिटीज का बाय डिफॉल्ट क्रेडिट बैलेंस होता है और एसेट्स का बाय डिफॉल्ट डेबिट बैलेंस होता है। एक्सपेंस का बाय डिफॉल्ट डेबिट बैलेंस होता है। लॉस का बाय डिफॉल्ट डेबिट बैलेंस होता है। इनकम का बाय डिफॉल्ट क्रेडिट बैलेंस होता है। गेन का बाय डिफॉल्ट क्रेडिट बैलेंस होता है। हर अकाउंट का एक अपना एक बाय डिफॉल्ट बैलेंस होता है।
मुझे बताओ हमें सीआरआर को ट्रांसफर करना है, कहां से ट्रांसफर करना है? सरप्लस प्रॉफिट से ट्रांसफर करना है। सरप्लस प्रॉफिट को कौन सा प्रॉफिट कहते हैं? सरप्लस प्रॉफिट मींस सच प्रॉफिट आउट ऑफ विच कंपनी कैन डिक्लेयर द डिविडेंड। सरप्लस प्रॉफिट मींस सच प्रॉफिट्स आउट ऑफ विच कंपनी कैन डिक्लेयर द डिविडेंड। तो मुझे बताओ आपकी बैलेंस शीट में जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है उसमें से क्या जनरल रिजर्व सरप्लस प्रॉफिट की कैटेगरी है? यस। क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सरप्लस प्रॉफिट की कैटेगरी है? यस। तो यहां से क्या हम नहीं सिक्योरिटी प्रीमियम क्या सरप्लस प्रॉफिट की कैटेगरी है? नो। क्या कैपिटल रिजर्व सरप्लस प्रॉफिट की कैटेगरी है? नो। तो हम कहां से सीआरआर को ट्रांसफर कर सकते हैं? जिन रिजर्व से, जिन प्रॉफिट से हम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, उन्हीं रिजर्व से, उन्हीं प्रॉफिट से हम सीआरआर को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन सर सीआरआर को कितना ट्रांसफर करना होगा? सीआरआर को ट्रांसफर करना होगा, सीआर को ट्रांसफर करना होगा फेस वैल्यू ऑब्लिक नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम। अभी मैंने लॉजिक तो अभी समझने नहीं वाला है बेटा, अभी तो सिर्फ मैकेनिज्म समझा रहा हूं। क्या समझा रहा हूं? मैकेनिज्म। लॉजिक तो एंड में समझेगा। मुझे 2 मिनट का टाइम चाहिए, 2 मिनट में खत्म हो रहा है, 2 मिनट में खत्म हो रहा है, 5 मिनट में हम लेक्चर बंद कर देंगे बेटा। ध्यान से, हमको सीआरआर को कौन सी वैल्यू ट्रांसफर करनी चाहिए? हमको सीआरआर को कौन सी वैल्यू ट्रांसफर करनी चाहिए बेटा? हमें सीआरआर को ट्रांसफर करना चाहिए फेस वैल्यू ऑब्लिक नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम। फेस वैल्यू ऑब्लिक नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम। बताओ कितनी फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहे हैं हम? 10 लाख की फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहे हैं। देख लो, क्या 100 रुपीज फेस वैल्यू है और कितने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हैं? 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हैं। तो बताओ टोटल कितनी फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहे हैं? 10 लाख। जितनी भी फेस वैल्यू को नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं, जितनी भी नॉमिनल वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हो, वो नॉमिनल वैल्यू कहां पे ट्रांसफर होनी चाहिए? वो सीआरआर को ट्रांसफर होनी चाहिए। कहां पे ट्रांसफर होनी चाहिए? सीआरआर का फुल फॉर्म है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। बोलो उसका फुल फॉर्म क्या है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। आई होप यू डू गेट माय पॉइंट वेरी क्लियर। हाँ, नहीं गायब नहीं, यहीं पे हूं। मुझे बताओ हमें सीआरआर को ट्रांसफर करना है, लेकिन सीआरआर को हम कितना अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं? हम सीआरआर को ट्रांसफर कर सकते हैं फेस वैल्यू ऑब्लिक नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम। फेस वैल्यू ऑब्लिक नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम। कहां से ट्रांसफर कर सकते हैं? हम उसे सरप्लस प्रॉफिट से ट्रांसफर कर सकते हैं, हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर कर सकते हैं, हम उसे जनरल रिजर्व से ट्रांसफर कर सकते हैं, हम उन सब रिजर्व से ट्रांसफर कर सकते हैं, हम उन सब प्रॉफिट से ट्रांसफर कर सकते हैं जहां से हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। सीआरआर को 10 लाख ट्रांसफर करना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे बताओगे मैं एंट्री क्या पास करूं? जनरल रिजर्व से, हाँ 10 लाख ट्रांसफर करना है सीआरआर को, तो बताओ जनरल रिजर्व में कितना है? 7 लाख है। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना है? 10 लाख है। तो आपको नहीं लगता है मैं जनरल रिजर्व से पूरा 7 लाख ले सकता हूं? तो मैंने जनरल रिजर्व से पूरा 7 लाख ले लिया और उसको कहां पे ट्रांसफर कर दिया? सीआरआर को। कहां पे ट्रांसफर कर दिया? सीआरआर। तो बताओ जनरल रिजर्व से 7 लाख रुपीस था और वो 7 लाख रुपीस मैंने कहां पे ट्रांसफर कर दिया? सीआरआर को ट्रांसफर कर दिया। कहां पे ट्रांसफर कर दिया? मैंने सीआरआर को ट्रांसफर कर दिया। तो मुझे बताओ इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी दोस्तों? इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी दोस्तों? कोई बताएगा जर्नल एंट्री? अंकिता बताएगी जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री क्या होगी अंकिता? सीआरआर को ट्रांसफर किया 7 लाख रुपीस जनरल रिजर्व से, कहां ट्रांसफर किया? सीआरआर को ट्रांसफर किया। देखो ना बेटा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हुआ ना दोस्तों। रिपीट कर रहा हूं, क्या हमें सीआरआर को कितना ट्रांसफर करना है अंकिता? 10 लाख रुपीस ट्रांसफर करना है। बोल हाँ। नहीं, सीआरआर को कितना ट्रांसफर करना है? ऐसा कभी मत बोलना 10 लाख, ऑलवेज बोलना। ये एमसीक्यू से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सीआरआर को कितना ट्रांसफर करना चाहिए? फेस वैल्यू ऑब्लिक नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड। हमें सीआर को कितना ट्रांसफर करना चाहिए? फेस वैल्यू ऑब्लिक नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड। इतना ट्रांसफर करना चाहिए। बोलो हाँ। हाँ सर इतना ट्रांसफर करना चाहिए। फेस वैल्यू ऑब्लिक नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड। तो मुझे बताओ तो जनरल रिजर्व में कितना था? 7 लाख था, पूरा 7 लाख ट्रांसफर कर दिया, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या आनी चाहिए? आपको नहीं लगता जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हुआ? तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हुआ कितने से? 7 लाख से। और ये कहां पे ट्रांसफर हो गया? सीआरआर को ट्रांसफर हो गया। कितना ट्रांसफर हो गया? 7 लाख रुपीस। बोलो हाँ या ना। तो बताओ जनरल रिजर्व में बैलेंस कितना हो गया? 0। 7 लाख था, 7 लाख ट्रांसफर कर दिया तो बैलेंस कितना हो गया? 0।
बताओ टोटल मिला के कितना ट्रांसफर करना था? फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस रिडीम, और कितनी फेस वैल्यू के प्रेफरेंसेस रिडीम हो रहे थे? 10 लाख। और 10 लाख में से 7 लाख कहां से आ गया? जनरल रिजर्व से। तो बचेगा 3 लाख, वो कहां से आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस से। तो बोलो जनरल एंट्री क्या आएगी? अंकिता बोलेगी जनरल एंट्री क्या आएगी? अंकिता बोलेगी जनरल एंट्री क्या आएगी? एंट्री क्या आएगी? जनरल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। नहीं, अब प्रॉफिट एंड लॉस से हम 3 लाख ट्रांसफर कर रहे हैं ना। हर्षिता गलत बोल रही है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर कितने से हो जाएगा? 3 लाख 3 लाख। बोलो हाँ है ना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर करेक्ट है। जनरल रिजर्व डेबिट टू प्रॉफिट, कुछ भी लिखा है यार। जनरल रिजर्व कहां से आएगा बेटा? मैंने क्या बोला? अभी 3 लाख लेके हम ट्रांसफर कर 7 लाख की तो हमने सेपरेट एंट्री पास कर दी ना अंकिता। क्यों फालतू वाली बात कर रही है बेटा? तो मुझे बता 7 लाख तो ट्रांसफर हो गया जनरल रिजर्व से सीआरआर को, ठीक है। तो बचेगा वो 3 लाख। कहां से कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस से कहां जाएगा? सीआरआर को जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस से कहां जाएगा? सीआरआर को जाएगा। अग्रीड है? ओके। तो हाँ, इसकी कंबाइन एंट्री भी हो सकती है। देखो कंबाइन एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितने से हुआ? अच्छा थोड़ा मैंने ऊपर नीचे लिख दिया, ऐसा लिख देता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितने से होगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट 7 लाख। जनरल रिजर्व नहीं बराबर ही लिखा था ना मैंने। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 3 लाख। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से हुआ? 7 लाख। और सीआरआर को कितना ट्रांसफर हो गया? 10 लाख रुपीज। सीआरआर को कितना ट्रांसफर हो गया? 10 लाख रुपीज। पहले मुझे बताओ एंट्री समझ में आई तो मैं आगे बढ़ूं, अदरवाइज मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं। मुझे बताओ कि अगर एंट्री समझ में आई है तो मैं आगे बढ़ूं। अभी मैं कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनोगे। मुझे बताओ क्या दिमाग में क्वेश्चन आया? सर जैसे ही आपने ये रिडम्पशन की एंट्री पास की, ध्यान से मेरी बात को सुनोगे दोस्तों। सर जैसे ही आपने ये रिडम्पशन की एंट्री पास की, सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैंसिल हो गया। हाँ बच्चों आपने एकदम बराबर बोला, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैंसिल हो गया और बैंक से पैसा भी चला गया। सर हाँ करेक्ट है, बैंक से पैसा भी चला गया। अग्रीड। बताओ क्या सेक्शन 55 सेटिस्फाई हुआ? सेक्शन 55 क्या कहता है कि टोटल कैपिटल बिफोर रिडम्पशन should be equal to total capital after redemption. टोटल कैपिटल बिफोर रिडम्पशन कितना था? 20 प्लस 10 क्या 30 लाख था? बराबर है ना? रिडम्पशन के पहले कितना था? 30 लाख था। कैपिटल कैंसिल हो गई। कैपिटल कैंसिल होने से आपको नहीं लगता इन द आईज ऑफ क्रेडिटर्स द पोजीशन ऑफ कंपनी बिकम्स रिस्की? बोलो हाँ या ना? मैंने तो आपसे यही कहा था, जितनी कैपिटल कैंसिल करो उतनी कैपिटल क्रिएट करो। मेथड नंबर 1 बहुत अपेरेंट था। मेथड नंबर 1 में कोई कंफ्यूजन ही नहीं था। एक कैपिटल कैंसिल हो रही है, दूसरी कैपिटल आ रही है, तो दिख रहा है आमने सामने दिख रहा है कि 10 लाख की कैपिटल कैंसिल हो गई। देखो ना यहां पे 10 लाख की कैपिटल कैंसिल हो गई तो 10 लाख की कैपिटल आ भी गई, वो दिख रहा था। इट वॉज वेरी अपेरेंट। और ऐसा ही होना चाहिए दोस्तों। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो इन द आईज ऑफ क्रेडिटर्स पोजीशन ऑफ कंपनी बिकम्स रिस्की। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन द आईज ऑफ क्रेडिटर्स पोजीशन ऑफ कंपनी बिकम्स रिस्की। एम आई करेक्ट? और ऐसा नहीं हुआ तो कैपिटल कैंसिल हो गई, और कैपिटल कैंसिल करना परमिसिबल नहीं है। क्या परमिसिबल है क्या कैपिटल कैंसिल करना? नो नॉट एट ऑल। तो यहां कहां हुआ देखो ना, हमने दो एंट्री पास की। बताओ ये फर्स्ट एंट्री से आपकी ये प्रेफरेंशियल कैपिटल तो कैंसिल हो गया, लेकिन दूसरी कैपिटल कहां पर आई? बताओ कहीं पे नहीं दिख रही है। दिख रही है कहीं पे? कोई भी शेयर कैपिटल दिख रहा है क्या? इक्विटी चलेगा, प्रेफरेंस भी चलेगा, दोनों में से कोई भी चलेगा, लेकिन दिख रहा है कोई? तो आप मुझे बताओगे क्या सेक्शन 55 सेक्शन 55 का कहना क्या है? सेक्शन 55 यही कहता है टोटल कैपिटल बिफोर रिडम्पशन शुड बी इक्वल टू टोटल कैपिटल आफ्टर रिडम्पशन। बिफोर रिडम्पशन जितनी कैपिटल है उतनी ही कैपिटल आफ्टर रिडम्पशन होनी चाहिए। खत्म बात। क्योंकि ऐसा ना हो तो इन द आईज ऑफ क्रेडिटर्स पोजीशन ऑफ कंपनी बिकम्स रिस्की। ऐसा नहीं हो रहा है यहां पे। बताओ आप मुझे, तो बताओ ये मेथड तो गलत है। बोलो हाँ। बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। लिसन मी वेरी केयरफुली। अभी अभी कॉन्सेप्ट आ रहा है, ध्यान से सुनोगे मेरी बात को, कनेक्ट करोगे। मैं ये बोल रहा हूं ये सीआरआर जो है
इसका एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एक ही यूटिलाइजेशन है कि इससे सिर्फ बोनस शेयर्स इश्यू होते हैं। क्या इश्यू होते हैं? बोनस शेयर्स। एज पर provision of Companies Act 2013, CRR can be utilized only to issue fully paid bonus shares. इसके अलावा इसका कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं है, कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं है, कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं है। और बोनस शेयर्स का मतलब होता है फ्री शेयर्स। क्या मतलब होता है? फ्री शेयर्स। लेकिन बच्चों मुझे सोच के बताओगे, कंपनी अगर फ्री शेयर्स इश्यू करती है तो क्या कंपनी के पास फंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुझे मेरे एम्प्लॉयज को दिवाली में बोनस देना है, करेक्ट है? मुझे 10 लाख का बोनस देना है, तो मेरे बैंक बैलेंस में 10 लाख, मेरे बैंक में 10 लाख का एडिशनल अमाउंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए दोस्तों? बोलो हाँ है ना? तो बोनस देने के लिए ये सीआरआर को यूज कर सकते हैं। किसको यूज कर सकते हैं? सीआरआर को यूज कर सकते हैं। बोनस देने के लिए सीआरआर को यूज कर सकते हैं 100%। और मैंने आपको कहीं पे एक सेंटेंस सिखाया है, कंपनी जब भी शेयर्स इश्यू करती है, चाहे वो कंसिडरेशन अगेंस्ट कैश हो, चाहे वो कंसिडरेशन अदर देन कैश हो, चाहे वो फ्री शेयर्स हो, जब भी कंपनी शेयर्स इश्यू करती है, चाहे वो कंसिडरेशन अगेंस्ट कैश हो, चाहे वो कंसिडरेशन अदर देन कैश हो, चाहे वो बोनस शेयर्स हो, बोनस शेयर्स भी तो इश्यू करेगी ना, इश्यू करती है, तो एक ही अकाउंट क्रिएट होता है और वो अकाउंट का नाम है शेयर कैपिटल अकाउंट। बोलो नाम क्या है उसका? शेयर कैपिटल अकाउंट। मुझे बताओ, क्या सीआरआर का एक ही यूटिलाइजेशन है? हाँ बच्चों, उसका एक ही यूटिलाइजेशन है। कौन सा यूटिलाइजेशन है? टू इश्यू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। तो आज नहीं तो कल क्या ये सीआरआर से बोनस शेयर्स ही इश्यू होने वाले हैं? और आपको पता है बोनस शेयर्स किसको देते हैं? बोनस शेयर्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को ही देते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं देते बेटा। बोनस शेयर्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को ही देते हैं, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं देते हैं बेटा। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या? बोनस शेयर्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को ही देते हैं, हम वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं देते हैं बेटा। तो मुझे बताओ, आज नहीं तो कल क्या ये सीआरआर से क्या इश्यू होने वाला है? बोनस शेयर्स ही इश्यू होने वाला है। जब भी बोनस शेयर्स इश्यू करेंगे तो क्या एक ही अकाउंट क्रिएट होगा, और वो अकाउंट का नाम क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मुझे बताओ, सीआरआर नहीं, सीआर हाँ, मुझे बताओ, सीआरआर बैलेंस, कोई भी रिजर्व बैलेंस शीट में कहां पर आता है? लायबिलिटी साइड में आता है, अंडर दी हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। एनी रिजर्व्स कम्स अंडर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड अंडर दी हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। मुझे बताओगे, ये जो सीआरआर है, हमने सीआरआर बनाया था, बताओ सीआरआर में कितना बैलेंस था? क्या 10 लाख का बैलेंस था क्या? यस, वही 10 लाख रुपया आपको नहीं लगता है बोनस इश्यू करने में चला जाएगा तो क्या ये सीआरआर जीरो हो जाएगा? क्या आपका सीआरआर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। एंड इवेंचुअली आपका 10 लाख रुपया कहां पे ट्रांसफर हो गया? आपको लगता है आपका 10 लाख रुपया इक्विटी शेयर कैपिटल में आ गया? कहां पे आ गया? आपका इक्विटी शेयर कैपिटल में आ गया। और चेक करके बताओ, क्या ये सीआरआर कैंसिल हो जाएगा? क्या सीआरआर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा क्या? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? यहाँ पे ये मैं जो बोल रहा हूँ ये समझ में आया कि नहीं आया? ये तुरंत कनेक्ट नहीं होता है, धीरे धीरे समझ में आता है। ये तुरंत कनेक्ट नहीं होता है, ये धीरे धीरे समझ में आता है। मैंने कहा ये सीआरआर हमने सरप्लस प्रॉफिट को कहां पे ट्रांसफर किया? हमने सरप्लस प्रॉफिट को सीआरआर को ट्रांसफर किया। और सीआरआर आज नहीं तो कल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको नहीं लगता है सीआरआर इज इक्विवेलेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल? क्योंकि एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सीआरआर का सिर्फ एक ही यूटिलाइजेशन है। इससे हम सिर्फ बोनस शेयर्स ही इश्यू कर सकते हैं। इश्यू करेंगे, इश्यू की नाम आ गया ना, इश्यू का नाम आ गया ना, तो एक ही अकाउंट क्रिएट होता है। आज नहीं तो कल ये 10 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल ही इश्यू हो सकता है और कुछ इश्यू नहीं हो सकता। बोनस शेयर ही इश्यू हो सकता है। तो आज नहीं तो कल क्या ये सीआरआर आपका इक्विटी शेयर कैपिटल में ही कन्वर्ट होने वाला है? तो मैं तो कह सकता हूं ना, आज ही कह सकता हूं कि सीआरआर इज इक्विवेलेंट टू क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल है, क्योंकि इसके अलावा सीआरआर का कोई भी यूटिलाइजेशन है ही नहीं। और उसके अलावा अगर कंपनी ने ये सीआरआर को कहीं पे भी यूटिलाइज किया तो इट विल बी ट्रीटेड एज कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ। तो आपको नहीं लगता है कि ये सीआरआर इक्विटी शेयर कैपिटल जैसा ही है? ये इक्विटी शेयर कैपिटल जैसा ही है, क्योंकि आज नहीं तो कल ये इवेंचुअली कहां जाने वाला है? ये इक्विटी शेयर कैपिटल में ही कन्वर्ट होने वाला है। अब बताओ, क्या आपका सेक्शन 55 सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ? आपकी कैपिटल 10 लाख की कैंसिल हो गई, और क्या 10 लाख की कैपिटल आ गई कि नहीं आ गई? आ गई ना। अगर ये एंट्री पास भी नहीं करते थे ना, तो भी सीआरआर को हम क्या मानते थे? इक्विटी शेयर कैपिटल ही मानते थे। क्या मानते थे? इक्विटी शेयर कैपिटल ही मानते थे। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। मुझे बताओ,
क्या लिखा है, रिडम्पशन आउट ऑफ सरप्लस प्रॉफिट। रिडम्पशन आउट ऑफ सरप्लस प्रॉफिट, इसका लिटरल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, दैट इज सरप्लस प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू सीआरआर, दैट इज सरप्लस प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू सीआरआर। अगर आपने ये एंट्री पास नहीं की, कौन सी वाली, ये वाली एंट्री पास नहीं की, तो आपका रिडम्पशन कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि ये एंट्री पास करोगे तभी जाके कहां पे ट्रांसफर होने वाला है, सीआरआर को ट्रांसफर होगा। और आज नहीं तो कल सीआरआर कहां पे ट्रांसफर होने वाला है, इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होने वाला है। इसीलिए सीआरआर को हम इक्विटी शेयर कैपिटल जैसा ही गिनते हैं, वी कॉल इट एज इक्विवेलेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो क्या सीआरआर को ट्रांसफर करके हमने सेक्शन 55 को सेटिस्फाई किया। सेक्शन 55 क्या कहता है, टोटल कैपिटल बिफोर रिडम्पशन शुड बी इक्वल टू टोटल कैपिटल आफ्टर रिडम्पशन, टोटल कैपिटल बिफोर रिडम्पशन शुड बी इक्वल टू टोटल कैपिटल आफ्टर रिडम्पशन। अब बताओ, समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलो। फीजा बोल रही है हाँ समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। मुझे अभी भी लग रहा है इतना समझ में नहीं आया होगा, इतनी क्लैरिटी नहीं हुई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज आप क्या करोगे पता है क्या, मेरा पूरा लेक्चर वापस देखोगे, करेक्ट। मैं एक काम करता हूं, मेरे YouTube पे लेक्चर्स है कि नहीं चेक करता हूं, होने तो चाहिए बेटा, बट ठीक है, आप ये लेक्चर्स वापस देखोगे, उसको लिखोगे, लिखना जरूरी है, इसको लिखोगे। हाँ ऐश्वर्या बोली थोड़ा थोड़ा समझा, नहीं तुरंत नहीं समझेगा बेटा, कल कनेक्ट करा दूंगा पूरा। अभी कनेक्ट कराने जाऊंगा दिमाग में कुछ नहीं जाएगा बेटा, अभी कनेक्ट नहीं करना है, बस हो गया। लिखना जरूरी है, जो मैंने बोला है उसको लिखना जरूरी है, ठीक है। यू विल राइट, मैं उसको इमीडिएट अपडेट करवाता हूं यूट्यूब पे, लेकिन आप उसको लिखोगे दोस्तों, ठीक है। मेरे हिसाब से मेरे रेफरेंसेस के ना इस पे है, यूट्यूब पे है। मैं काम करता हूं, मैं अभी देख लेता हूं मोबाइल पे और आपके ग्रुप पे लिंक शेयर कर देता हूं, तो आपको क्या ना ये इसकी वेट नहीं करनी पड़ेगी उसका, ठीक है। पूरा लेक्चर्स जो 2-3 लेक्चर्स जो भी होंगे सारे लेक्चर्स देखोगे, लिखोगे, कल वापस मिलेंगे, कल वापस कनेक्ट कराऊंगा, पूरा रिवाइज कराऊंगा, वापस कनेक्ट करवाऊंगा और वापस कनेक्ट करा के कल दिमाग में पूरा फिट कर दूंगा, क्योंकि ये तुरंत दिमाग में जाने वाला टॉपिक है ही नहीं बेटा, ठीक है ना। तो वो इमीडिएट दिमाग में नहीं जाता बेटा, धीरे धीरे समझ में आएगा। तो लेकिन आप लिखोगे, नहीं लिखोगे तो आपको पता है मैं क्या करूंगा आपके साथ। दिख रहा है क्या आपको, क्या दिख रहा है, ये कहां गया, ये बखरबाजी कहां गया, अपना दिल्ली बॉय बखरबाजी कहां चला गया। नहीं लिखोगे तो आपको डंडे पड़ेंगे बेटा, ठीक है ना। लातों की भूत बातों से नहीं मानते। राम राम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, राम राम लिखेंगे। भाग गया वो सर, हाँ नलायक है, भाग गया। चलो स्टॉप शेयरिंग, रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूं।